हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने कराते हैं डीएलआईएस और बीएलआई से संबंधित जितनी भी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी। ठीक है, तो बीएलआई 06 से पहले कुछ क्लासें नहीं आ पाई थी। उसका कारण सभी स्टूडेंट्स को पता है कि वो क्लासें क्यों नहीं आ पाई थी, और बहुत सारे स्टूडेंट ने शो किया, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन बीएलआई 06 से आगे की सारी क्लासें यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, और जो क्लासें नहीं आ पाई है वो भी बेंच में उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, थ्योरी एग्जाम्स चल रहे थे और बाकी सारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे भी भेज दिए जाते हैं बच्चों को। तो अभी बीएलआई 06 की क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएलआईएस की जितने भी बीएलआईएस के जितने भी पेपर हुए हैं 01, 02 और 05, तीनों के तीनों पेपर के अंदर हमारे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। लगभग यूँ मानकर चलिए 85 से लेकर 99% तक क्वेश्चन, 85 से 99% तक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से लाइब्रेरियन क्लासेस से आए हैं। तो अपने बीएलआई 06 की क्लास को शुरू करते हैं, और इस बार थोड़ा प्रश्नों को ज़्यादा अपडेट किया है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, और एक बात, सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ है ना लाइब्रेरियन क्लासेस के एप्लीकेशन पर, लाइब्रेरियन क्लासेस है ना इसकी एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उस नोट्स को मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको किस तरीके से मिलेंगे। जब आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे लाइब्रेरियन क्लासेस सर्च करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, हालांकि इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ रहा है। आप जब उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, जिसको 500 प्लस लोगों ने अभी डाउनलोड कर लिया, हालांकि ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ है, इस 5 तारीख को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसको काफ़ी बच्चों ने जो है वो डाउनलोड कर लिया है। और इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पर जाओगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, जिसमें बीएलआई के 01, 2, 5, 6, 7 और 6, 7 और बीएलआई 08 के भी नोट्स मिलेंगे। इसी तरीके से डीएलआई के भी नोट्स मिलेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, बीएलआईएस 03 और 04 ये प्रैक्टिकल क्लासें होती है, और इसकी कोई भी आज तक 1 वीक सीरीज नहीं बनी है, ना ही ऐसी बुक बनी है जो बता सके। केवल लाइब्रेरियन क्लासेस इस बार बुक जो है वो लॉन्च कर देगा, लेकिन न्यू सेमेस्टर में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, कोर्स ही खरीदना होगा, जो काफ़ी सस्ता है, जिसके साथ में आपको असाइनमेंट भी फ्री मिलते हैं, और सारी क्लासें और पीडीएफ नोट्स हर एक चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके अंदर आपको प्रत्येक तरीके की, अभी जैसे कि बीएलआईएस का जो कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा प्रैक्टिकल कोर्स, वो यहाँ पर आपको 520 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से डीएलआईएस का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 380 रुपये में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस कंप्लीट कोर्स के लिए, क्योंकि ये पहले ऑफर जो चल रहे थे, अब वो ऑफरों को क्या है हटा दिया गया है, क्योंकि 15 अगस्त तक सारे के सारे ऑफर थे, लेकिन फिर भी उनमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। 30 से 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो कि आपकी टैक्स के खुद ये एप्लीकेशन काटता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके कंप्लीट ये जो 58 रुपीज़ वाला बेंच है ना बीएलआईएस का, और इसी तरीके से डीएलआईएस का जो बेंच है जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये 59 रुपीज़ वाला, जो कि बिल्कुल थ्योरी का बेंच है, ये सारा का सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा, और ये 1 साल तक आपके पास रहने वाला है। बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब मेंबरशिप लेते हैं, 119 रुपये पर मंथ देते हैं, तो 119 रुपये पर मंथ के हिसाब से कम 6 महीने को तो उनको लेनी ही पड़ती है मेंबरशिप। तो 700 से 800 रुपये खर्चा बैठता है, जिसके अंदर उनको ना तो पीडीएफ मिल पाती है, ना ही नोट्स मिल पाते हैं, और ना ही मिल पाती है आपके असाइनमेंट की पीडीएफ। ठीक है, परंतु जब आप बीएलआईएस क्या ये वाला कोर्स ले लोगे तो इसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासें मिलेगी, प्लस प्रैक्टिकल क्लासें मिलेगी, प्लस आपको सारे के सारे असाइनमेंट जब आपके बनवाए जाएंगे तब सारी की सारी असाइनमेंट की फ्री पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, WACR, ठीक है, ट्रिपल सी, सारा, यानी कि बीएलआई की दोनों के दोनों सब्जेक्ट 03 और 04 की बेहतरीन तैयारी जो है वो इस कोर्स के अंदर करवाई जाएगी। इसलिए आपको अब यूट्यूब मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर कोर्स खरीद कर अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। थ्योरी एग्जाम होते ही जल्द से जल्द कोर्स ले लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर से पहले पहले आपके प्रैक्टिकल होंगे, और इस बार 3000 प्लस लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और 2800 प्लस आने वाली है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की भर्ती। इससे चूकना नहीं है, और जॉब लगना है तो गारंटी मैं लेता हूं कि आपको प्रैक्टिकल में इस बार जो 60 से 70% बच्चे फेल हुए हैं वो मेरे पास आए हैं, तो वो इसी भरोसे से आए हैं, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे पास हुए हैं। तो आपको मैं पास करवाऊंगा, इस चीज़ की आपकी 100% गारंटी मेरी है। और उसके अलावा आप पास जब हो जाओगे, पास तो आप हो ही जाओगे, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की। 749 रुपये इसकी टोटल आपको फीस लगेगी, जीएसटी वगैरह ऐड होकर। ठीक है, तो 749 या 750 रुपये के अंदर अभी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की तैयारी कर लेना, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। कंप्लीट लाइव बेंच होगा, स्मार्ट बोर्ड पर आपको क्लासें होगी, और अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। थ्योरी एग्जाम खत्म होते ही आपका 1 तारीख से पूरा का पूरा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का अपडेट बेंच, एक भी चीज़ पुरानी या रिकॉर्डेड नहीं होगी, सारी की सारी क्लासें नहीं आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
तो बिना किसी देरी के अब अपने बढ़ते हैं BLI 06, ठीक है, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही चीज आपको बता देता हूँ कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग गलत हो जाती है ना, फिर पूरा एग्जाम खराब सा जाता है। और मैंने आपको एक चीज दिखाई है कि कभी भी ऐसे मत करना चाहिए कि पहले खंड बी का क्वेश्चन पहले कर दिया, फिर खंड सी का कर दिया, फिर ए का कर दिया, फिर खंड ए, फिर सी का कर दिया, फिर बी का कर दिया। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं ना 80 से 85, तो पहले सेक्शन ए के कंप्लीट क्वेश्चन करने चाहिए, फिर सेक्शन बी के कंप्लीट करने चाहिए, फिर सेक्शन सी के कंप्लीट क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ये बात मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी पता है क्या होता है, जरूरी होता है कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो हमें आए। तो 2-2 नंबर वाले अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो यही आपको मिलेंगे, क्योंकि जो आपकी 1 वीक सीरीज में से जो गैस पेपर करवाऊंगा वो तो अलग क्वेश्चन है ही, वो तो आपको टेलीग्राम पर जैसे एक रात पहले, एक नाइट पहले मैं आपको भेजता ही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें से कम यूं मानकर चलिए 70 से 75% एग्जाम आ जाता है, ठीक है। परंतु इस बार मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि इस पीडीएफ में से 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन खराब होते ही बच्चों के पूरे एग्जाम खराब हो जाते हैं। तो जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन बच्चों को उलझाने के लिए होते हैं, उनके परसेंटेज जो है वो कम करवाने के लिए होते हैं, वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं केवल हिंदी में करवाऊंगा थ्योरी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी कि उसको इंग्लिश में किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना, डिवाइड करना, या इसको इंग्लिश के अंदर यूँ समझ लीजिए उनको नोट्स प्राप्त हो रहे हैं, साथ साथ में क्लासें भी प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन आ जाता है, संदर्भ ग्रंथ को प्रभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आ जाता है संदर्भ ग्रंथ यानी कि रेफरेंस बुक। यह पुस्तक है जिसका उपयोग विशिष्ट सूचना खोजने के लिए किया जाता है, न कि उसे शुरू से अंत तक पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे शब्दकोश, विश्वकोश और निर्देशिकाएं। अब मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ संदर्भ ग्रंथ क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी शब्दकोश हो गया, यानी कि कोई भी वर्ड हो गया, ठीक है, विश्वकोश हो गया, निर्देश जो होते हैं ना, उसका क्या है कि कुछ कोड बने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करते हैं कि वो विशेष सूचना खोजने के लिए है ना, शुरू से अंत तक पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल कुछ वर्ड्स उठा लिए जाते हैं, जिससे एक आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए, या कौन से सब्जेक्ट से संबंधित अपने को बुक्स चाहिए, या कोई भी चीज़ चाहिए। तो इसे संदर्भ सूची भी बोलते हैं। संदर्भ सूची एक अलग चीज़ होती है। इसी तरीके से संदर्भ ग्रंथ जो होता है वो एक अलग चीज़ होता है, जिसमें विशेष शब्द होते हैं और विश्वकोश या निर्देशिकाएं दी गई होती है, ठीक है। तो संदर्भ ग्रंथ को परिभाषित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन इस बार 100% आएगा, तो इसको आप रट लेना। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संदर्भ कोश को परिभाषित कीजिए। संदर्भ कोश यानी कि शब्दकोश को परिभाषित कीजिए, ठीक है। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ है जिसमें किसी भाषा के शब्दों को सामान्यतः वर्णानुक्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है, यानी कि ए से लेकर ABCD इस तरीके से क्या क्रमबद्ध तरीके से ये चीजें जो है आपको वहां पर सारे के सारे वर्ड मिल जाते हैं। जब आप DDC की बुक होगी ना, आपकी DDC की बुक, तो DDC की वॉल्यूम 3 बुक जो होती है ना, उसके अंदर A to Z सारे के सारे वर्ड जो है ना वो सीक्वेंस वाइज मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉलोन क्लासिफिकेशन की जो बुक होती है ना, कॉलोन क्लासिफिकेशन की बुक, उसमें 2.126 नंबर पेज से लेकर 2.172 नंबर पेज तक है ना A to Z पूरे के पूरे वर्ड आपके पास में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आपका सेकंड सेमेस्टर आप इस चीज को समझ रहे होगे कि किस तरीके से आपने पहले कोड बनाए थे। कुछ बच्चों के बैक लग गई है, वो वहां पर कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक सब्जेक्ट में किसी की बैक लगी है तो मैं उसको एक सब्जेक्ट का कोर्स थोड़ा सा कम अमाउंट में उनको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में तो पास है। तो शब्दकोश डिक्शनरी एक ऐसा शब्द है जिसमें भाषा के शब्दों को वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, और इसके अर्थ, उच्चारण और व्युत्पत्ति तथा प्रयोग की जानकारी दी जाती है, ठीक है। यानी कि उसका अर्थ बताया जाता है, और उसको बोलना कैसे है, और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका प्रयोग है, इन सभी की जानकारी जो है वो शब्दकोश के अंदर दी जाती है। फिर अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, कि किन्हीं 2 सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश के नाम बताइए, ठीक है। तो इसमें 2 सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश है, न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ठीक है। तो न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया और एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश है, विश्वकोश बोल सकते हैं या शब्दकोश बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ प्रश्नों के विभिन्न प्रकार बताइए। संदर्भ प्रश्न जो होते हैं ना उनके विभिन्न प्रकार बताने हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार ये है कि त्वरित संदर्भ प्रश्न यानी कि रेडी रेफरेंस क्वेश्चन, यानी कि संक्षिप्त तथा तथ्य उत्तर जैसे तिथि या आंकड़े, ठीक है। यानी कि संक्षिप्त एवं तथ्यात्मक उत्तर, यानी कि पूरे का पूरा संक्षिप्त के अंदर विद फैक्ट्स आंसर जो होता है उसे तथा आंकड़े जो होते हैं वो होते हैं त्वरित संदर्भ प्रश्न, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं दीर्घकालीन संदर्भ प्रश्न। दीर्घकालीन संदर्भ प्रश्न होते हैं लॉन्ग रेंज रेफरेंस क्वेश्चन, यानी कि पूरा का पूरा विस्तार से आपका जो होता है ना लास्ट वाला पार्ट नंबर C होता है, जिसके अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है,
उसके अंदर आपको 500 शब्दों में को पूरा का पूरा क्वेश्चन करना था। ये वही सिस्टम होता है, ठीक है। तो यानी कि विस्तृत उत्तर होता है जिसकी गहन या खोज की आवश्यकता होती है, जिसमें जो गहन होता है ना और खोज होता है उसकी कंप्लीट आवश्यकता होती है। तो ये दीर्घकालीन संदर्भ प्रश्न हो जाता है और त्वरित संदर्भ प्रश्न, ये दो प्रकार के संदर्भ प्रश्न होते हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर, भाषा कोशों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। भाषा कोशों की उपयोगिता पर चर्चा करनी है। तो भाषा कोशों की उपयोगिता शब्दों की सही वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, अर्थ, उच्चारण, व्याकरणीकरण, प्रयोग, पर्यावरणवाची, ठीक है, विलोम शब्द तथा उनकी ऐतिहासिक व्युत्पत्ति जानने के लिए होती है। यानी कि भाषा कोशों की उपयोगिता क्या होती है, इस पर चर्चा कीजिए। जो भाषा कोश जो होते हैं ना, ठीक है, उनकी उपयोगिता यानी कि लैंग्वेज डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना, उनकी उपयोगिता बतानी होती है कि भाषा कोशों की उपयोगिता की सही वर्तनी यानी कि कोई भी स्पेलिंग हो गया, उसका अर्थ यानी कि उसका क्या मतलब है, उसका उच्चारण यानी कि उसे किस तरीके से बोला जाता है, व्याकरणीकरण प्रयोग यानी कि डिक्शनरी जो होती है आपकी, व्याकरण होता है उसमें उसका क्या प्रयोग है, उसका पर्यायवाची यानी कि उसको और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, यानी कि जैसे सूर्य का अलग अलग अर्थ हो सकते हैं ना, उसी तरीके से उसके और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। उसका विलोम शब्द यानी कि जैसे स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग हो गया, उस तरीके से उसका क्या विलोम हो सकता है, उसकी क्या अर्थ हो सकते हैं। उसकी ऐतिहासिक व्युत्पत्ति जो होती है ना, वो पूरी की पूरी भाषा कोशों की उपयोगिता पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है अपने पास। इसमें लिखा है कि 77 AD में विकसित इंसाइक्लोपीडिया का नाम तथा उसके संकलनकर्ता का नाम लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो सर्वप्रथम 77 AD में विकसित विश्वकोश का नाम नेचुरलिज हिस्टोरिया है और इसके संकलनकर्ता जो है वो प्लिनी द एल्डर थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका आंसर हो जाता है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर करवाई जाती है। फिर अपन बात कर लेते हैं भौगोलिक स्रोतों की श्रेणियों को बताइए, ठीक है। भौगोलिक स्रोतों की श्रेणियां कौन कौन सी है, जिसके अंदर अपने मानचित्र आ गया, विवरणात्मक स्रोत आ गया और मार्गदर्शिकाएं आ गई। ये तीन के तीन क्या है, ये भौगोलिक क्या है, स्रोत है, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट आ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं दो निर्देशिकाओं के नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो निर्देशिकाएं हो जाती है, द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, ठीक है, फिर यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक, ठीक है, यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक। ये दोनों के दोनों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दो निर्देशिकाएं हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें संदर्भ ग्रंथ की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संदर्भ ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है कि ये केवल विशेष सूचना के लिए देखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये केवल है ना इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जब तभी देखे जाते हैं, यानी कि इसे अनुपात नहीं पढ़े जाते हैं। इसका एक विशेष विन्यास यानी कि इनका वर्णाक्रम, कालक्रम और वर्गीकरण होता है। इसमें विस्तृत अनुक्रमणिकाएं यानी कि इंडेक्स होती है और यह प्रमाणिक एवं शिक्षित तथा तथ्य प्रदान करती है। यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है जो संदर्भ ग्रंथ जो होते हैं ना, वो इस तरीके से नहीं है कि कोई बुक अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी प्रकार की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लिया जाता है। ये किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना होना तब पढ़े जाते हैं। और इसके अंदर इस तरीके से नहीं है कुछ चीजें लाइनें लिखी हो या इस तरीके से, इसमें कोड बने होते हैं, इसमें वर्णानुक्रम बने होते हैं, ठीक है, कालक्रम बने होते हैं, यानी कि टाइमिंग, वर्गीकरण, यानी कि उन सभी को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया होता है। और इसमें विस्तृत अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स बने होते हैं, ठीक है। या जब आप डीडीसी पढ़ोगे तो उसमें इंडेक्स टू शेड्यूल आपको लिए एक वर्ड यूज करता है टीचर हमेशा, उसके लिए आपको डीडीसी की वॉल्यूम 2 में जाना होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंडेक्स बने होते हैं, ठीक है। इसी से प्रमाणिक और संक्षिप्त तथ्य जो है हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, विश्वकोशों को परिभाषित कीजिए। विश्वकोश में एक ऐसा व्यापक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं या किसी विशेष विषय क्षेत्र को संपूर्ण विवरण संक्षिप्त एवं विस्तृत लेखों के रूप में वर्णन अनुक्रम में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। यानी कि विश्वकोश जो होता है ना, वो कंप्लीटली आप ये मान के चलिए ये एक प्रकार की पूरी इंसाइक्लोपीडिया, डिफाइन इंसाइक्लोपीडिया जो है उन्हें अपने बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, जिसमें ज्ञान की सारी जितनी भी शाखाएं हैं ना, उसको विशेष क्षेत्र यानी कि संपूर्ण जितना भी विवरण जो होता है ना, वो लेखों के रूप में जो है वर्णानुक्रम यानी कि पूरी की क्रमबद्ध तरीके से जो है व्यवस्थित तरीके से अपने को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दो विश्वकोशों के नाम बताइए। अब ये वाले क्वेश्चन है ना, ये जहाँ पर दो विश्वकोश पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विश्वकोश अलग होते हैं। ऊपर जो आपको विश्वकोश बताए थे वो एक अलग चीज थी, उससे ऊपर जो अमेरिका वाले बताए थे वो एक अलग चीज थी। तो इन सभी को याद कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। तो इसमें आ जाता है मैकग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है पहला। और फिर आ जाता है दूसरा, आ जाता है वेन नोस्ट्रेड
साइंटिफिक इंसाइक्लोपीडिया, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दो विश्वकोश है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शब्दकोशों के वैकल्पिक नाम बताइए। शब्दकोशों के वैकल्पिक नाम कौन से होते हैं? तो शब्दकोशों के वैकल्पिक नामों के अंदर जो नाम आते हैं वो आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आ जाता है आपका लेक्सिकॉन, ठीक है, और उसके बाद में ग्लोसरी, ठीक है, उसके बाद में वोकेबरी, ठीक है, उसके बाद में थ्योरेस, और उसके बाद में आ जाता वर्ल्ड बुक शामिल है। यानी कि इसके अंदर आपकी जितनी भी लेक्सिकॉन, ग्लोसरी होगी, ठीक है, वोकेबरी होगी, ठीक है, थ्योरेस होगी, यानी जितनी प्रकार की वर्ल्ड बुक होगी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो शब्दकोश के वैकल्पिक नामों के अंदर जो है वो शामिल है। क्योंकि वोकेबरी जो होती है उससे उससे भी अपने बहुत सारी चीजों की खोज कर सकते हैं, बहुत सारे नए शब्द जो है हमें मिलते हैं, उनका अर्थ जो है हमें देखने को मिलता है। ग्लोसरी के अंदर भी ग्लोसरी यानी कि शब्दावली, यानी कि शब्दों का जिनके अंदर पूरा का पूरा ज्ञान जो होता है, वो पूरे के पूरे शब्दों का आवरण जो अपने अंदर समाहित रखती है, तो वो ग्लोसरी जो होती है वो भी अपने को सेम शब्दकोश जो होती है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्ल्ड बुक होती है। वर्ल्ड बुक तो अभी ऑनलाइन आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इंसाइक्लोपीडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। उन दो शब्दों के नाम बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये 100% पूछा जाएगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो वो दो शब्द है कि इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से होती है। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो है इनक्लूड, जिसका मतलब होता है कि अर्थात सामान्य या वर्ताकार पूर्ण। ठीक है, फिर आ जाता है पीडिया, अर्थात शिक्षा या ज्ञान, ठीक है, से हुई है। इसकी विपत्ति और अर्थ का चक्र होता है क्लियर ऑफ नॉलेज, ठीक है, कर्ल ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना, इस बार आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका का प्रथम संस्करण जो है ना, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका का प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1929 से 1933 के बीच में प्रकाशित हुई थी। कुल 13 खंडों के अंदर ये क्या है, विभक्त है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट का बात कर लेते हैं, वार्षिकी को परिभाषित कीजिए तथा उसका क्षेत्र बताइए। ठीक है, तो वार्षिकी को परिभाषित करने के लिए, यानी कि ईयर बुक जो होता है, यानी कि पूरे वर्ष की जितनी भी बायोडाटा होती है वो एक ईयर बुक के अंदर होती है। ठीक है, वर्ष की ईयर बुक एक वार्षिकी प्रकाशन है जिसमें पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी देश का उद्योग हो गया, ठीक है, विशिष्ट विषय हो गए, कोई भी घटना होगी, विकास और सांख्यिकी आंकड़े हो गए, लेखा जोखा रखती है, और इस क्षेत्र में समय समय की अपडेट और सांख्यिकी प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो वार्षिकी की होती है ना, उसके अंदर पूरे ईयर का कंप्लीट डाटा जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय व्यापार हो गया, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी घटनाएं जो होगी, यानी सांख्यिकी आंकड़े हो गए, यानी कि इकोनॉमिकल जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा वार्षिकी के अंदर होता है, यानी कि ईयर बुक के अंदर होता है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स के प्रकाशक कौन है? इंडियन साइंस ASI, यानी कि इसको पूरा का पूरा जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, तो इसको आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ASI के प्रकाशक कौन है? ठीक है, या फिर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स के प्रकाशक कौन है? तो इसके अंदर आ जाएगा, इसके प्रकाशक है निस्पर। ठीक है, निस्पर राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, पूर्व नाम जो होता था इनका निस्पर संस्थान। ठीक है, इसका पूर्व नाम जो था वो था इंस नई दिल्ली द्वारा किया गया था। इसका प्रकाशन जो है वो पूर्ण प्रकाशन जो है वो इंस के द्वारा नई दिल्ली के अंदर जो है वो किया गया था। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि संदर्भ ग्रंथ के महत्व पर चर्चा कीजिए। संदर्भ ग्रंथ पाठकों को पुस्तकालयों को समय बचाती है तथा यह है परिभाषाएं, पृष्ठभूमि एवं जानकारी और सूचना ग्रंथ सूची सहायक प्रदान करती है, जिसमें पुस्तकालय के संदर्भ सेवा त्वरित एवं स्टिक बनाती है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर कंप्लीट जो बुक्स होती है या किसी भी प्रकार की बुक्स से संबंधित जानकारी जो होती है वो लाइन वाइज अपने को प्राप्त हो जाती है, तो वो सारी चीज़ों के अंदर संदर्भ ग्रंथ का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि सामान्य एवं विशिष्ट विश्वकोशों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सामान्य और विशिष्ट विश्वकोश कौन से होते हैं? सामान्य विश्वकोश जो होते हैं ना, उनमें ज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित होते हैं, जैसे कि ब्रिटानिया हो गया। ठीक है, ये ब्रिटानिया जो है वो ज्ञान की सारी शाखाएं जो है उससे संबंधित है, परंतु जो विशिष्ट विषय विश्वकोश जो होता है वो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक विषय क्षेत्र की गहराइयों पर केंद्रित होता है, जैसे ग्रंथालय सूचना विज्ञान विश्वकोश। ठीक है, तो यानी कि सामान्य विश्वकोश के अंदर तो सभी प्रकार की जानकारी होती है, थोड़ी थोड़ी बेसिक एंड अदर्स जानकारी होती है, परंतु जो विशिष्ट जो होते हैं ना, जो स्पेशल जो होते हैं, उनके लिए जो है वो पूरी की पूरी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर सारी की सारी जानकारियां जो है वो रेडी
करते हैं, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अनुसंधान करके खोज कर कंप्लीट कार्य किया जाता है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसमें ग्रंथालय ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के 2 विश्व कोशों के नाम लिखिए। ये चीजें जो है वो याद रख लेना, ये जो 2 नाम आपसे पूछे जा रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे, यानी कि 4 नंबर तो आपके इन्हीं में से आएंगे जिनमें ये 2-2 के नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम आ जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। ये मार्लेस डेकर CRC प्रेस द्वारा प्रकाशित है, मार्लेस डेकर CRC प्रेस द्वारा प्रकाशित है। फिर अपनी नेक्स्ट आ जाती है, वो आ जाती है वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये ALA द्वारा प्रकाशित है। ये किसके द्वारा प्रकाशित है? ये ALA के द्वारा प्रकाशित है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपसे जरूर पूछे जाएंगे। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है विशिष्ट कोशों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। विशिष्ट कोशों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख करेंगे तो इसमें आ जाते हैं विशिष्ट कोश जो होते हैं उनकी विभिन्न श्रेणियों में पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, परिभाषा विषय शब्दकोश जैसे चिकित्सा विधि आ गया, संक्षिप्तीकरण यानी कि शब्दकोश के मुहावरा लोकोक्तियां और कोश आदि को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ये तो सिंपल सा पर्सन आप सभी को समझ आ ही गया होगा। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ जाता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना जितना वो कर सकते हो। तो इसका जो संस्करण जो था ना, प्रथम संस्करण न्यू इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिया है, इसका 15वां संस्करण जो मैक्रोपीडिया है और माइक्रोपीडिया है और प्रोपीडिया है, इसका विभाजन है, ठीक है। इसका प्रथम संस्करण जो है वो प्रकाशन हुआ था 1974 में, 1974 के अंदर जो है ये पूरा का पूरा क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था या प्रकाशन हुआ था 15वां संस्करण, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, वो आ जाता है कि INB के विस्तारित रूप लिखिए, ठीक है। INB का मतलब होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। फिर आ जाता है BNB का नाम होता है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इसी तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश आप दोनों लैंग्वेज के अंदर ये फुल फॉर्म्स जो है वो लिख सकते हैं। हालांकि मैंने फुल फॉर्म की पहले से ही आपको एक फोटो जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर रखी है, फिर मैं इसको आज दोबारा अपलोड कर दूंगा। फिर अपनी बात कर लेते हैं INB की अवधिकता बताइए, ठीक है। इसकी अवधिकता बतानी है कि मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB की अवधारणा यानी कि मेंटलिटी क्या है वो अपने को बतानी है, जिसका वार्षिक संचलन जो है भी तैयार किया जाता है, यानी कि आवधिक मानसिक मंथली है, यानी कि इसकी जो अवधिकता है ना, ये मंथली INB यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है ना, ये मंथली है, हर महीने तैयार की जाती है, जिसका वार्षिक संचलन यानी कि एनुअल कैलकुलेशन जो है ना वो भी तैयार किया जाता है। यानी कि ये वैसे तो ये 1 महीने पर मंथ रेडी होती है, इसके अलावा पूरा का पूरा एनुअल कैलकुलेशन जो है वो वार्षिक संचलन भी किया जाता है, यानी कि 1 साल का डाटा भी इकट्ठा किया जाता है। उसके अलावा 1 महीने पर महीने ये अपडेट होती रहती है, इसका डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। फिर अपने बात कर लेते हैं किस लैटिन शब्द से अंग्रेजी शब्द इंडेक्स की उत्पत्ति हुई है? अंग्रेजी शब्द इंडेक्स की उत्पत्ति लैटिन शब्द इंडिकेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है दर्शाना या संकेत करना या फिर इंगित करना, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अपने आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी भी सेम इसी तरीके से है, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिवाइड किया गया है और आपको इससे इसकी थ्योरी भी बताई गई है। इंग्लिश वालों को भी ये सहायता करेगा क्योंकि इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जिसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो वो हिंदी भी साथ में बढ़कर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। वह कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्षेत्र कार्य एवं उसके प्रकाश बताइए, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग के क्षेत्र कार्य और उसके प्रकाश बताने और उसके क्या बताने, प्रकाशक का नाम बताइए, उसके प्रकाशक का नाम बताना है। तो ये 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूरे के पूरे आपको 200 वर्ड ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्र जो होता है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का अत्यंत प्रतिष्ठित व अंतर्राष्ट्रीय निर्देशिकाएं हैं, जो कि विशिष्ट स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, ठीक है, पुस्तकालयों, ग्रंथालयों, अभिलेखागारों एवं विद्वत समाजों का विवरण देती है। इसके कुलपतियों और प्रधानाध्यापकों एवं प्रमुख अधिकारियों और संपर्क विवरण शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका प्रकाशन जो होता है ना वो था वार्षिक रूप से रूटलेज टेलर द फ्रांसिस ग्रुप लंदन द्वारा किया गया है। यह पूर्व में यूरोपा पब्लिकेशन थी, यानी कि ये पहले जो था ये पूरा का पूरा यूरोपा पब्लिकेशन का हिस्सा था। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट आ जाता है स्टेटसमेंट्स ईयर बुक का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो इसमें अपने इसके आंसर देख लेते हैं।
स्टेटसमेंट्स ईयर बुक का जो प्रसिद्ध वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है वह विश्व के सभी देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय देश के ऐतिहासिक, संवैधानिक, शासन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार, उद्योग, ऊर्जा एवं प्रमुख आधिकारिक सांख्यिकी आंकड़े शामिल होते हैं। यह विश्व भू राजनीतिक डेटा का प्रमाणिक स्रोत है। यानी कि पूरा का पूरा ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ईयर बुक जो होती है ना, यानी कि स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट्स होती है पूरे ईयर, पूरे साल की, तो इसके अंदर कंप्लीट तरीके का डाटा, यानी कि पॉलिटिकल डाटा, इकोनॉमिकल डाटा, ठीक है, सोशल मीडिया से, सोशल से संबंधित जितने भी डाटा जो होते हैं, जिसके अंदर कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी जीडीपी हुई, यानी कि ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, कितना माइनस में गया देश, कितना प्लस में गया, सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर दर्शाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, वो आ जाता है कि विषय ग्रंथ सूची का उपयोग बताइए। यानी कि आपका डिस्कस यूज ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज, ठीक है। तो विषय ग्रंथ सूची जो होती है उसका उपयोग अपने को बताना है। तो विषय ग्रंथ सूची जो होती है वो किसी विशेष विषय से संबंधित प्रकाशित सामग्री की एक सूची होती है। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। देखो, ठीक है, ये किसी सब्जेक्ट से, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित होती है। इसके उपयोग जो है वो ये है कि ये शोधकर्ताओं और छात्रों को उनके विषय से जुड़ी प्रशासनिक पुस्तकों और शोध पत्रों को खोजने में मदद करती है। यानी कि किसी भी जो स्टूडेंट हो गया या कोई भी छात्र हो गया, ठीक है, या कोई भी सर्च कर रहा है या शोध करता है, उसको क्या करती है, ये हेल्प करती है। ये हेल्प किस में करती है, जिस विषय से संबंधित कोई खोज कर रहा है। यानी कि कोई बच्चा कोई भी आप में से पीएचडी करेगा ना, उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि आपको इसी सब्जेक्ट पर एक बुक लिखनी है, तो वो इसी चीज पर एक बुक जो है वो रेडी करता है। इन सभी के लिए जो है वो ये ग्रंथ सूची यानी कि विषय ग्रंथ सूची उनको काफी हेल्प करती है। फिर पुस्तकालय अध्यक्षकों को पुस्तक चयन के संग्रह, विकास यानी कि कलेक्शन और डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करती है। फिर अप्रासंगिक सामग्री को छानकर शोधकर्ता को बहुमूल्य समय बचाती है। यानी कि इसके अंदर केवल इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती है, फालतू की जो अन्य स्टोरी या मनगढ़ंत स्टोरियां जो होती है वो शामिल नहीं होती है। और किसी विषय के ऐतिहासिक विकास और साहित्य की प्रवृत्तियों को समझने में ये क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि किसी के भी जो हिस्ट्री है या फिर अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां, उन सभी को समझने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके अलावा आपको गेस्ट पेपर जो नाइट में सेंड कर दिया जाता है, आपको एक नाइट पहले जो गेस्ट पेपर सेंड किया जाता है उसको जरूर पढ़ा करो। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी 75 से लेकर 95% तक आपका एग्जाम आता है। तो जो गेस्ट पेपर के अंदर इस थ्योरी के अलावा, ये तो एक थ्योरी और एक नोट्स है जो लाइब्रेरियन क्लासेस खुद से तैयार करता है। ये केवल आपकी बुक की मदद से तैयार किए जाते हैं, ये 1 वीक सीरीज से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 वीक सीरीज से संबंधित जितने गेस्ट पेपर आपको सेंड किए जाते हैं, एक नाइट पहले जो मैं पेपर सेंड करता हूँ ना, उसमें से अधिकतर पेपर आ जाता है, ठीक है। तो अभी आपका ये BLI 06 का जो एग्जाम है ना, उसका गेस्ट पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूंगा, तो एक बार आप वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि उसी में से लगभग पेपर आता है। और इसमें से तो आता ही आता है, क्योंकि ये तो मेन चीज उन क्वेश्चनों के लिए जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए और एक 200 शब्दों वाले कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपके 7 नंबर के होते हैं, उस क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं आपको उसका लिंक अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 3.5 के अभी दिखाई दे रहे हैं, 3.4 के आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी 3.5 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना सपोर्ट किया। और जिन बच्चों को हमारी एप्लीकेशन अभी तक नहीं मिल रही है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक टाइम टू टाइम आपको सेंड कर दिया जाता है। और आपको गेस्ट पेपर की मैं बात कर रहा था, इस तरीके से आपको पूरे का पूरा कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है वो भेज दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और आपको बता दिया जाता है कि DLI 05 के अंदर आपको कैसे बढ़कर जाना है, कैसी राइटिंग रखनी है, क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो ये हमारा QR कोड है, आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं। और अगर आप QR कोड से अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @लाइब्रेरियन, फिर इंस्टाग्राम वाला डैश लगाकर बिना किसी स्पेस के क्लासेस लगाएंगे तो लाइब्रेरियन क्लासेस के आप चैनल पर ऐड हो जाएंगे, जिसके अंदर आपके प्रत्येक एग्जाम से पहले आपको गेस्ट पेपर सेंड किया जाता है, साथ में एप्लीकेशन का लिंक सेंड किया जाता है, जिसके अंदर कंप्लीट नोट्स, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पर आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं। यानी कि आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है नोट्स की, केवल थ्योरी क्लासेस के पैसे आपसे
लिए जाते हैं, ठीक है, वो भी 59 रुपीज 6 मंथ के लिए, यानी कि 6 महीने के तक आपके पास में कोर्स रहेगा। आपके बाद अगर आपका कोई छोटा बहन भाई भी करना चाहेगा तो भी आपके पास कोर्स रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपकी मेंबरशिप जो है वो 119 रुपये पर मंथ है, यानी कि केवल 1 महीने के आपको 119 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी महंगी पड़ रही थी, तो इस चीज़ को कम करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया था। और 59 रुपीज़ में टोटल आप देखोगे जीएसटी वगैरह करके आपसे 80 रुपीज़ जो है वो कट होंगे आपके, और कट होने के बाद में आपको कंप्लीट 6 मंथ के लिए ये आपका थ्योरी कोर्स जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक और बेनिफिट होने वाला है, यही थ्योरी क्लासेस आपको प्रैक्टिकल बेंच जब आप ज्वाइन करोगे तो प्रैक्टिकल बेंच के अंदर ये सेम सी दे रही है। अब अपने वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन है, उद्धरण या अनुक्रमणिका को परिभाषित कीजिए तथा 2 उदाहरण अनुक्रमणिकाओं के नाम बताइए। 2 उद्धरण अनुक्रमणिकाओं के नाम बताइए, ठीक है। इसकी परिभाषा जो है वो इस प्रकार से है कि उद्धरण अनुक्रमणिका यानी कि कलेक्शन इंडेक्स है, ये एक ऐसी अनुक्रमणिका या ऐसी कलेक्शन इंडेक्स प्रारूप है जो प्रकाशित लेखों के साथ, यानी कि जो चीज प्रकाशित हो चुकी है ना, जो साइट पर आपके अपलोड हो चुकी है, किए गए संदर्भों के बाद में उद्धृत होने करने वाले लेखों को जोड़ता है। यानी कि कोई भी बुक आपकी आ चुकी है, जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन है, आप अब इसका 6th एडिशन है, तो 6th एडिशन कौन सा था, उससे पहले 5 एडिशन आ चुके हैं, लेकिन जो चीज अपडेट हो चुकी है ना, जो अपडेट होती है वो 6th एडिशन के अंदर डाल दी जाती है, अब भी आपका 6th एडिशन यूज में लिया जाता है। उसी तरीके से सारा का सारा वर्क जो है वो होता है। तो वो जो चीज अपडेट कर दी जाती है तो वो पुरानी रिसर्च के अंदर जोड़ दी जाती है, ठीक है। इसी को उद्धरण अनुक्रमणिका कहते हैं, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं। वो 2 प्रकार ये है कि पहले तो आगे साइंस साइटेशन इंडेक्स, यानी कि SCI, यूजिन गारफील्ड द्वारा विकसित है ये, ठीक है। और इसके बाद में आ जाती है सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स, यानी कि SSCI, ठीक है। तो ये 2 आपके उदाहरण हो जाते हैं उद्धरण अनुक्रमणिका के, ठीक है। फिर अपने यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक ग्रंथ सूची को परिभाषित कीजिए। इसके 2 ग्रंथ सूचियों के नाम लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 100% पूछा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों के दोनों इस क्वेश्चन को याद कर लेना। फिर अपने बात कर लेते हैं इसके आंसर की, ठीक है। व्यापारिक ग्रंथ सूची प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं तथा वितरकों द्वारा व्यवसायिक उद्देश्यों यानी कि बिक्री और विवरण के लिए तैयार की जाती है, ठीक है। इससे पता चलता है कि बाजार में कौन सी पुस्तकें बिक्री के लिए उपलब्ध है और कौन सी प्रिंट के लिए। इसके 2 उदाहरण ये है कि ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट, ठीक है, और फिर इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ठीक है। तो यानी कि व्यापारिक ग्रंथ सूची ये होगी कि प्रकाशकों के द्वारा अभी तक कौन सी बुक्स जो है वो बांटी जा चुकी है, या कितनी बुक्स जो है वो पब्लिश हो चुकी है, उसकी व्यापारिक उद्देश्य क्या है, यानी कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो आपकी इसके अंदर होती है। इसमें ट्रेडी बिब्लियोग्राफी के अंदर होती है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, ये आपके एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स है। तो जो गेस्ट पेपर आपको सेंड कर दिया जाता है, अभी इसी क्लास के बाद में मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उसके निशान आप आज़ाद 1 वीक सीरीज के अंदर लगाकर आपको बस उसी गेस्ट पेपर को ज़्यादा फोकस के साथ पढ़कर जाना है। ये क्वेश्चन तो पढ़कर ही जाने, ये तो आपको उस पूरी की पूरी 1 वीक सीरीज को एक क्लास के अंदर समझाने के लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, ताकि पूरी की पूरी आपको 1 वीक सीरीज भी समझ आ जाए, आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाए, और एक क्लास का टाइम भी ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। केवल लाइब्रेरियन क्लासेस ही है जो पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके से नोट्स तैयार करती है, और इसके अलावा आपको हर एक चीज की बारीकी से बताती है। 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पर इसमें ज्यादा फोकस रखना होगा आपको, क्योंकि इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें लिखा है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची को परिभाषित कीजिए और इसके संचालन में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं सार्वभौमिक ग्रंथ सूची के बारे में। तो इसमें इसकी परिभाषा है कि सार्वभौमिक ग्रंथ सूची यानी कि कंप्लीट यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी से तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी सूची है जिसके अंदर विश्व की किसी भी भाषा, किसी भी स्थान और किसी भी समय प्रकाशित सभी प्रलेखों का साहित्य का पूरा विवरण होता है। यानी कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी बुक्स है ना, उसकी कौन सी लैंग्वेज है तथा उसका कौन सा स्थान है, या उसके किस टाइम वो पब्लिश हुई है, यानी कि जिस टाइम वो पब्लिश हुई है ना, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो होती है ना, वो सार्वभौमिक ग्रंथ सूची के अंदर उपलब्ध होती है। इसमें कठिनाइयाँ क्या है वो चीज़ अपने बात कर लेते हैं। सूचना का तीव्र विस्फोट, यानी कि सूचना जो होती है ना दुनिया भर में एक साथ पहुंच जाती है, जिसके कारण दुनिया भर में साहित्य जगह दर्ज करना असंभव सा है, ठीक है। दुनिया भर में जो साहित्य है ना उसकी एक जगह दर्ज करना असंभव हो चुका है। भाषाई बाधा प्रलेखों के मानवीकरण, ठीक है, की समस्या, यानी कि अलग अलग देशों के अंदर अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, फिर उसी
बुक्स को, यानी कि आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, अब गबन या गोदान है तो वो पहले संस्कृत में थी, फिर हिंदी में हुई, अब उसी चीज़ को विदेशों के अंदर, यूएसए अमेरिका के अंदर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो उसको फिर क्या ट्रांसलेट करके वो चीज़ एकदम प्रकाश को जो स्टडी करते हैं, ठीक है, जो पाठक होते हैं उन तक पहुंचानी पड़ती है, ठीक है। तो अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, परंतु उस चीज़ को कन्वर्ट करके पाठकों तक पहुंचाना थोड़ा सा कठिनाई भरा हो जाता है। अत्यधिक वित्तीय और तकनीकी साधनों की आवश्यकता, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है। अभी जो वर्तमान में जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना पड़ता है। सभी देशों में समान लीगल डिपॉजिट, ठीक है, कानून का अभाव, यानी कि सारे देशों के अंदर जो लीगल डिपॉजिट होता है ना उसका अभाव होता है, यानी कि आपके रेट के अंदर भी बुक्स के जो मूल्य है उसके अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है सार्वभौमिक गर्भ सूची की क्या है, कमी है, यानी कि कुछ चीज़ों के लिए अफरा तफरी जो है इसके अंदर मच जाती है। ऑक्सफोर्ड ईगल डिक्शनरी का मूल्यांकन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके थ्योरी पढ़ लेते हैं हमने। ऑक्सफोर्ड ईगल डिक्शनरी यानी कि ओईडी को अंग्रेजी भाषा में विकास और इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना गया है। यह एक ऐतिहासिक शब्दकोश है जो दर्शाता है कि कोई भाषा कब आया और समय के साथ उसके अर्थ और उसके उपयोग में क्या बदलाव आया। यह लेख ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा समर्थित है। यह शोध स्तर के लिए सर्वोच्च है। हालांकि इससे एक विस्तृत आकार के कारण यह एक त्वरित संदर्भ के बजाय गहन भाषाई अध्ययन के लिए अत्यधिक उपयोगी है, ठीक है। यानी कि इसका आकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके कारण किसी चीज़ के लिए जैसे अपने को त्वरित संदर्भ यानी कि कोई एक विशेष लक्ष्य जो होता है उसके बजाय ये गहन अध्ययन यानी कि डीपली स्टडी के लिए अधिक उपयोगी होती है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया, ठीक है, के 3 भागों के नाम लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रोपीडिया, ठीक है, माइक्रोपीडिया, ठीक है, और मैक्रोपीडिया। ये तीनों के तीनों जो है वो न्यू इंसाइक्लोपीडिया जो होते हैं ना ब्रिटेनिया, उसके 15वें संस्करण की संरचना के अनुसार ये तीनों के तीनों भाग है, जिसके अंदर प्रोपीडिया की ज्ञान की रूपरेखा खंड 1 है। फिर माइक्रोपीडिया के त्वरित संदर्भ और अनुक्रमणिका संदर्भ तथ्यों के लिए, और तीसरा है मैक्रोपीडिया, ये विस्तृत ज्ञान और गहन और बड़े लेखों के लिए बहुउपयोगी समय है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं समूह हैं, ठीक है, और अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपना ये है कि सूचना के भौगोलिक स्रोतों की सूची दर्ज कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। इस बार 2 नंबर वाला क्वेश्चन के अंदर ये वाला पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मानचित्र और एटलस एक बुक होती है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के जो मैप्स होते हैं ना वो उसके अंदर दर्शाए गए होते हैं। जो आरएस और आईएएस की तैयारी करते हैं उन्हें पता है कि मानचित्रों की पूरी बनी हुई एक किताब होती है जिसमें सारे देश के मानचित्र जो होते हैं उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये पूरी की पूरी मानचित्र वाली किताब को एटलस कहते हैं, ठीक है। ये भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के दृश्य को निरूपण करती है, ठीक है। यानी कि जितने भी इसके अंदर है ना पॉलिटिकल मैप होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल मैप का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर पॉलिटिकल कुछ लिखे होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाया जाता है। नदियों के या नेचर के मैप होते हैं, ठीक है। जितने भी नेचर है, जितने भी समुद्र है, जितने भी सागर है, जितनी भी जल संधियां है, नील नदी होगी, अन्य नदी होगी, उन सभी को दर्शाया जाता है। फिर आ जाता है गजेटियर भौगोलिक शब्दकोशों के स्थानों के नाम, इतिहास, जनसंख्या और अवस्थिति की जानकारी देता है। गजेटियर जो होता है ना उसके अंदर एक तो जियोग्राफिकल जितनी भी वर्ल्ड जो होता है उसकी जानकारी होगी, उसकी हिस्ट्री, जनसंख्या और उसके अवस्थिति की जानकारी देता है। फिर आता है मार्गदर्शिकाएं या फिर ट्रेवल गाइड बोल सकते हैं इसको। ये केवल और केवल ट्रेवल गाइड जो होता है ना ये केवल और केवल प्रैक्टिकल और कोई मार्ग, होटल, भोजन और स्थानीय स्थलों के व्यवहारिक विवरण देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ इसके अंदर पूरे देश के स्थानों के बारे में बताया गया, इस तरीके से नहीं होता है। मान लीजिए आप कहीं मसूरी गए और आप कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट में रुकते हो तो वहाँ पर जगह जगह पर मैप बने होते हैं कि इस साइड वॉशरूम है, इस साइड किचन है, इस साइड पार्किंग एरिया, इस साइड आप बैठकर सन सेट देख सकते हो, सनराइज देख सकते हो। इन सारी चीज़ों के क्या मैप बने होते हैं। आप बड़े बड़े मॉल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी एक तरीके का मैप जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। इसे मार्गदर्शिकाएं कहते हैं या ट्रेवल गाइड कहते हैं। यानी कि आप जहाँ भी जाते हो उसको पहले से वो चीज़ मैप में दिखाई जाती है। बड़े मॉल जो होते हैं उन पर ये मानचित्र आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं ग्रंथ सूची की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ग्रंथ सूची जो है उसकी विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी है। ग्रंथ सूची की विभिन्न श्रेणियां एक नंबर तो आ गई सार्वभौमिक ग्रंथ सूची यानी कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, नेशनल बिब्लियोग्राफी जैसे INB, BNB, ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, ठीक है। फिर आ जाता है विषय ग्रंथ सूची, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, व्यवहारिक ग्रंथ सूची, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, लेखक ग्रंथ सूची, ऑथर बिब्लियोग्राफी और पाठक रिजर्वेशन ग्रंथ सूची। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपसे 100% आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपने बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, वार्षिकी एवं पंचांग के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।
ये काफी आसान है, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। वार्षिकी का मतलब क्या हो गया, ईयर बुक, यानी कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, मुख्य रूप से पिछले 1 साल के दौरान जितने भी कार्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, आंकड़े होते हैं, दर्ज किए जाते हैं, वो तो वार्षिकी हो गया। पंचांग के अंदर कैलेंडरों का डाटा हो गया, खगोलीय गणनाएं होगी, जैसे सूर्योदय सूर्य अस्त का समय हो गया, मौसम हो गया, पूर्वानुमान हो गया, ज्वार बाटा हो गया, सारणी हो गई, विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य जो होते हैं वो पंचांग के अंदर जो है वो सम्मिलित होते हैं। फिर बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2 बहुखंडीय विश्व कोशों के नाम बताइए। बहुखंडीय विश्व कोश है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया, न्यू इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं इंडिया ए रेफरेंस एनुअलिंग की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके आंसर पर अपने क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसमें आंसर ये है कि कंप्लीट, इसमें बताया गया कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का संकलन अनुसंधान संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा किया जाता है तथा इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रशासन विभाग द्वारा होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह भारत जनसंख्या के विभिन्न मंत्रालयों, अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, खेल विभाग, खेल की गतिविधियां होगी, प्रमाणिक डाटा प्रदान करता है। यानी कि ये कंप्लीट भारत की जितनी भी सेवाएं होती हैं ना, उनके विभिन्न मंत्रालय जो होते हैं, जैसे इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एवं जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके डाटा प्रदान करता है। इसके अलावा ये सरकारी योजनाओं और नीतियों पर आधारित विवरण जो प्रदान करता है तथा ये प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में कार्यों को सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। कौन सा, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विषय सूची की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब अपने चलते हैं इसकी विशेषता कौन कौन सी है विषय सूची की। विषय सूची की प्रमुख विशेषता ये वाली है कि इसके अंदर विषय सूची क्षेत्र में केवल एक ही निश्चित विषय या ज्ञान के संबंध में शामिल किया जाता है, यानी कि इस पर एक ही सब्जेक्ट पर कार्य होता है। उच्च रचनात्मक एवं प्रासंगिकता और गुणवत्ता के आधार पर संसाधनों का चयन होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी नॉलेज होगा ना, वो ऑथेंटिक होगा और इतना अच्छे तरीके से इसको विस्तार से समझाया गया होगा और डीपली इस पर स्टडी की गई होगी कि वो चीज़ अपने दिमाग में बैठ जाएगी। गहन अनुक्रमण और इनके अक्सर विस्तृत टिप्पणियाँ, ठीक है, कीवर्ड्स एवं विकृत विभाजन होते हैं। ठीक है, लक्षित पाठक यह विशेषता रूप से संबंधित विषय विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए तैयार की जाती है। यानी कि ये कंप्लीट जो होती है ना, ये बड़े बड़े विशेषज्ञ हो गए या फिर शोधकर्ता हो गया, पुस्तकालय अध्यक्ष हो गए, इन सभी के लिए ये चीज़ें तैयार की जाती है। विस्तृत सूची यानी कि विषय गणित सूची जो होती है ना कंप्लीट, वो इसकी ये सारी की सारी विशेषताएं अपने अंदर निहित रखती है। फिर अपने बात कर लेते हैं भाषा कोशों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भाषा कोशों की विशेषताओं का उल्लेख करना है, तो ये छोटे वाला क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, तो इसमें मैं बता देता हूँ। भाषा कोशों की मुख्य विशेषताएं, इनमें शब्दों के वर्णानुक्रम को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें प्रत्येक शब्द को मानक वर्तनी उच्चारण गाइड व्याकरण पहचान यानी कि नोबल या वर्ब अर्थ शब्द या अर्थ तथा वाक्य प्रयोग ऐतिहासिक व्युक्ति, ठीक है, की जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, गजेटियर को परिभाषित कीजिए और इसकी विषय वस्तु बताइए। ठीक है, गजेटियर को परिभाषित करना है, तो गजेटियर एक भौगोलिक शब्दकोश होता है। इसमें स्थान, पर्वत, नदियों, शहरों आदि का वर्णानुक्रमण विवरण होता है। ये अभी आपको बताया था ना, 3 जियोग्राफिकल जो आपसे पूछा गया था डिवाइड सूचना स्रोतों के बारे में, जिसमें अपनों गजेटियर का भी जिक्र किया था। इसके विषय क्षेत्र में भौगोलिक स्थानों की स्थिति, अक्षांश, देशांतर दर्शाए गए होते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रकाशन ढांचा, उद्योग एवं सांख्यिकी, जनसंख्या आंकड़े आदि इसी के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। इसके अंदर अपना संदर्भ ग्रंथों को महत्व को चर्चा कीजिए। संदर्भ ग्रंथ जो होते हैं उनके महत्व पर क्या करनी है, अपने को चर्चा करनी है। तो इसमें बात आती है संदर्भ ग्रंथ का महत्व पुस्तकालय में अत्यधिक है, क्योंकि त्वरित सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, ये विस्तृत ज्ञान को संक्षिप्त एवं सुलभ रूप से प्रस्तुत करते हैं। ये स्वतंत्र अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। ये अपनी संदर्भ सूचियों के माध्यम से पाठकों को आगे विस्तृत अध्ययन का मार्गदर्शन दिखा। संदर्भ ग्रंथ का मतलब होता है रेफरेंस बुक। ठीक है, ये जो होते हैं या ये ऐसे ग्रंथ सूचियाँ होती है जिसके अंदर जो होता है वो स्टडी करने के लिए आप बिल्कुल अध्ययन के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। जो आप चाहें वो चीज़ें आपको पढ़ सकते हैं। पाठक जो होता है ना, इन सूचियों के माध्यम से अपने अध्ययन को विस्तृत कर सकता है। इसलिए पाठक को मार्गदर्शन जो है वो करने का काम करती है संदर्भ ग्रंथ। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये 17 और 18 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कि कोश की उपयोगिता को समझाइए। कोश क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आपसे पूछा जाएगा कोश के बारे में। कोश का उपयोग भाषाई शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 या 2 से अधिक भाषाओं के बीच अनुवाद करने के लिए, शब्दों के ऐतिहासिक विकास को जानने और सही वर्तनी की पुष्टि तथा विभिन्न विषयों की तकनीकी पर्यायवाची शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनी कोश की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। जीवनी कोश की उपयोगिता है, जीवनी कोश की उपयोगिता प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन के परिचय को जानने के लिए होती है। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जन्म, मृत्यु, शैक्षणिक योग्यता, करियर, घटनाक्रम, समाज योगदान और उनकी महत्व और उपलब्धियों को प्रामाणिक जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो जीवन कोश जो होता है, इसके अंदर कंप्लीट जन्म, मृत्यु होगी, शैक्षणिक योग्यता होगी, करियर की घटना होगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 3 विश्व कोश सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं ग्रंथ विज्ञान में प्रत्येक का नाम दर्ज कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 विश्वकोश है, तो 3 में पहला आ गया सामाजिक विज्ञान। इसमें इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल बिहेवियरियल साइंसेस। ठीक है, फिर विज्ञान के अंदर आ जाता है मैकेग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर ग्रंथालय विज्ञान के अंदर आ जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो ये 3 के 3 इंसाइक्लोपीडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जो आपसे जरूर पूछा जाता है। इसके अंदर अब 3 सामाजिक विज्ञान का अलग बताया गया, विज्ञान का अलग बताया गया, ग्रंथालय विज्ञान का अलग बताया गया है। ठीक है, मार्गदर्शिकाओं से आप क्या समझते हैं, इसके क्या अभिप्राय है, क्या महत्व है, ये आप बताइए। ठीक है, तो इसमें बता देते हैं, इसका अभिप्राय है कि मार्गदर्शिकाएं यानी कि गाइड बुक जो होती है ना, यात्रियों पर्यटक जो होते हैं जितने भी, उनको एक विशेष यात्रा के लिए सुगम बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्थानीय रास्तों, परिवहन संसाधनों, ठहरने, होटलों, खान पान, ऐतिहासिक स्थलों, खुलने के समय, स्थानीय समय, संस्कृति, सुरक्षा नियम, व्यवहारिक जानकारी प्रदर्शित करते हैं। इस सब के बारे में मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए एक मैप बना होता है। ठीक है, आपको अभी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो हर एक चीज़ के लिए, ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है। फिर 2 विषयगत वार्षिकिकाओं के नाम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर बुक ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आ जाता है सीप्री एजुकेशन। ठीक है, ये जो होते हैं ये सहशास्त्र, निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होते हैं। फिर अपने यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया अपना, कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में सम्मिलित भाषाओं की सूची दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी भाषाएं हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ नहीं तो आपके कंपटीशन एग्जाम में ये काम आने वाला है। तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है INB, इसमें 14 प्रमुख भाषाएं को शामिल किया गया। उसमें आ जाता है असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 की 14 भाषाएं जो है इसको INB के अंदर शामिल किया गया है। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सार्वभौमिक ग्रंथ सूची के संग्रहण और कोनर्डन जेसनर के योगदान की चर्चा कीजिए। इसमें कोनर्डन जेसनर के योगदान की चर्चा करनी है। तो कोनार्ड जेसनर जो था ना, जेसनर, ये ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1545 में बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस, ठीक है, का नाम ऐतिहासिक ग्रंथ का संकलन किया था। इससे प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद में लैटिन भाषा, ग्रीक और हिब्रू भाषा के उपलब्ध सभी पुस्तकालयों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था, जिसके सार्वभौमिक ग्रंथ सूची या नियंत्रण की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कोनार्ड जेसनर था ना, उसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। और इसने बिब्लियोथेका यूनिवर्सिस यानी कि नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ जो था ना, उसको संकलन किया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। उस ग्रंथ के इसको रचयिता भी कहा जाता है। उसके बाद में इन्हें अलग अलग भाषा में उस ग्रंथ को सूची और क्रमबद्ध तरीके से एक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। अब अपने चलते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों पर। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, संदर्भ स्रोत को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें इंग्लिश वाले जो है वो एक बार इस नोट्स को देख लीजिए। हालांकि ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर वैसे ही सेंड करने वाला हूँ, इस क्लास के जस्ट बाद आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर हिंदी में बताया गया है कि परिभाषा इसकी दिया गया, संदर्भ अर्थ एक ऐसा प्रकाशक अर्थ होता है जिसकी सूचना, आंकड़े तथा जिन्हें आदि से अंत तक पढ़ने की बजाय किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्श किया जाता है। इसे ल्यूइस सोर्स के अनुसार संदर्भ ग्रंथ कोई भी ऐसी पुस्तक या सामग्री है जिसे विशेष रूप से विशिष्ट प्रश्नों को उत्तर देने के लिए संकलित किया गया, यानी कि इसको कंप्लीट पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर इसकी विशेषता ये है कि ये गैर रेखीय पठन है, यानी कि इसे निरंतर पढ़ने की बजाय त्वरित खोज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये व्यवस्थित व्यवस्था यानी कि सूचना को वर्णानुकरण, कालक्रमणिका यानी कि टाइम के अनुसार पहले घटना, जो जैसे मान लीजिए कि जो कुछ घटनाएं 2000 में हुई है, कुछ 2001 में हुई है, फिर 2002 में हुई है, तो उसको अपने कालक्रम के अनुसार जो है स्टेप बाय स्टेप जो है उसके अंदर डाला गया है। तो अपने को अगर कोई 2008 से संबंधित घटना पढ़नी है तो अपने सिर्फ 2008 वाले पोर्टल पर जाकर उस घटना के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, काल अनुक्रमणिक विषयावर होती है, यानी कि काल टाइम टू टाइम जो है वो सब्जेक्ट वाइज इसको डिवीजन किया जाता है। ये भौगोलिक में व्यवस्थित होती है। ये प्रामाणिक और विश्वसनीय उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों या प्रतिष्ठा संपादकीय मंडलों द्वारा संचालित होती है। पुस्तकों को सुरक्षित रखना, उपयोगिता के लिए हर समय उपलब्ध
उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पुस्तकालय से जारी किया जाता है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। इसका महत्व क्या है? आधुनिक पुस्तकालय में इसका महत्व जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, इसके संदर्भ में अपरिहार्य है। यह संदर्भ पुस्तकालय के लिए उपयोगकर्ताओं को के प्रश्नों को तुरंत उत्तर देने और सूचना को बांटने, शैक्षणिक अनुसंधान के समर्थन करने और शोधकर्ताओं के समय बचाने के लिए तथ्यात्मक डेटा प्रदान करती है। यानी कि एक ऑथेंटिक डाटा जो है वो पाठकों तक पहुंचाती है और इसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत जो है नहीं करनी पड़ती है। फिर अपनी बात कर लेते हैं इसके कितने प्रकार हैं। तो इसके मुख्य 2 प्रकार है। एक तो क्या बुनियादी स्रोत, जिसके अंदर शब्दकोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूची, जीवनी स्रोत, भौगोलिक स्रोत और वार्षिकांकी और पंचांग होते हैं। वार्षिकांकी और पंचांग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर त्वरित स्रोत के बारे में हस्त पुस्तिकाएं जो हाथ से लिखी गई नियमावलियां होगी या फिर निर्देशिकाएं या तत्काल संक्षिप्त तथ्य जो होते हैं वो तथ्यात्मक उत्तर प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि एक तो बुनियादी संदर्भ के अंदर तो शब्दकोश, विश्वकोश और ग्रंथ सूची आदि हो ही गई, जिसमें जीवनी के स्रोत भी हो गए। लेकिन जो त्वरित संदर्भ है, त्वरित संदर्भ के अंदर हस्त पुस्तिकाएं जो हाथों से लिखी गई नियमावलियां, कुछ नियमावलियां होगी या कुछ निर्देश जो होते हैं वो तत्काल संक्षिप्त तथ्यात्मक उत्तर प्रदान करती है। उन सभी का तत्काल और संक्षिप्त यानी कि पूरा का पूरा डिटेल के अंदर आपको आंसर जो है वो प्रदान करती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा कि संदर्भ प्रश्न को प्रभाषित कीजिए। इसके प्रकार एवं उत्तर हेतु प्रतिनिधि संदर्भ ग्रंथ के नाम लिखिए। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, और इसकी थ्योरी जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर वैसे ही भेज ही दूंगा, पर हिंदी में मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। ठीक है, तो हिंदी में है कि एक संदर्भ प्रश्न पुस्तकालय उपयोगकर्ता द्वारा संदर्भ कर्मचारियों से किया गया एक सूचना अनुरोध है। ठीक है, जिसके लिए एक या एक से अधिक सूचना स्रोत से डाटा की व्याख्या जो होती है वो स्थान या निष्कर्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि अनेक जगहों से डाटा या सूचना जो है एकत्रित की जाती है। अब संदर्भ ग्रंथ के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें पहला आ गया दिशात्मक प्रश्न, यानी कि पुस्तकालय के संसाधनों सुविधाओं के भौतिक स्थान के संबंध में बुनियादी पूछताछ जो होती है की जाती है। जैसे कैटलॉग कहाँ है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर आ जाता त्वरित संदर्भ प्रश्न, यानी कि बिल्कुल ही सरल और तथ्यात्मक प्रश्न जिनका उत्तर मानक संदर्भ टूल का प्रयोग करके कुछ मिनटों के भीतर जल्द ही दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पेरू की राजधानी क्या है, यानी कि ये तो संदर्भ प्रश्न हो गए कंप्लीट। फिर आ जाता है दीर्घ प्रश्न, यानी कि बड़े वाले प्रश्न। इसमें जटिल प्रश्न होते हैं, जिसमें से गहन शोध एवं कई स्रोत के परामर्श और विशेषज्ञ हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि बड़े वाले प्रश्न को विस्तार से समझाना पड़ता है डीपली। जैसे अभी 500 शब्दों वाले क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, तो उसमें कितनी चीजें जो है वो डीपली बताई गई है। यानी कि त्वरित संदर्भ कितनी बार आया था, लेकिन अभी डीपली जो है वो अपनों ने यहीं पर पढ़ा है, तो वो चीज हो जाती है जिसमें घंटे दिन लग सकते हैं। जैसे 1900 से लेकर 1925 के बीच क्वांटम यांत्रिक के इतिहास के विज्ञान को प्रदान किया था। ठीक है, तो ये चीज होती है कि क्वांटम थ्योरी जो प्रदान की गई थी उसको बनाने में कितना टाइम लगा था, 1900 से लेकर 1925, यानी कि कम से कम 25 साल जो है वो लग गए थे। फिर अपने बात कर लेते हैं कि प्रतिनिधि संदर्भ क्या है। ठीक है, इसके अंदर तो इसी के अंदर ये है कि प्रतिनिधि संदर्भ स्रोत, इसके अंदर त्वरित स्रोत एक वार्षिकी है, जैसे कि स्टेटसमेंट्स ईयरबुक हो गया। ठीक है, पंचांग निर्देशांक हो गया। ठीक है, जीवनी संबंधित प्रश्न के जैसे किसी के भी जीवनी संबंधित प्रश्न हो गए, जैसे हु हो गया या हुज हो गया। भूगोलिक प्रश्नों के लिए गजेटियर और एटलस है, यानी कि एटलस मैंने बताया था ना, कोई भी जियोग्राफिकल क्वेश्चन है तो उसके लिए एटलस बना दिया। व्यापक पृष्ठभूमि के लिए विश्वकोश है तथा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया, ये सारी चीजें जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। विश्वकोश ग्रंथालय के संदर्भ में कार्य और मेरुदंड समान है, यह एक कथन की विवेचना कीजिए। विश्वकोश के प्रकार बताइए और सामान्य रूप से विश्वकोश के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं इसके संदर्भ कार्य एवं मेरुदंड के अंदर। विश्वकोश को संदर्भ कार्य एवं मेरुदंड माना जाता है क्योंकि यह किसी भी शोध और पूछताछ की शुरुआती रूप से कार्य करते हैं तथा ये मानव किसी भी विशिष्ट विषय के एक व्यापक प्रामाणिक और सुव्यवस्थित अवलोकन प्रदान करते हैं, जिससे कि वे परिचयात्मक तथ्यों तथा विस्तृत पृष्ठभूमि को इतिहास के लिए अंतिम उपकरण बन जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी मेरुदंड जो होता है ना वो किसी विशिष्ट सब्जेक्ट जो होता है ना उसका व्यापक और परिमाणिक यानी कि विद प्रूफ जो होता है वो सुव्यवस्थित अवलोकन करता है। सुव्यवस्थित उसको आपको परिभाषित कर देता है कि ये क्यों है। अब विश्वकोश के प्रकार देख लेते हैं। इसमें सामान्य विश्वकोश होता है एक तो, और दूसरा होता है विषय विश्वकोश। ये अभी आपको मैंने बताया था। सामान्य विश्वकोश में ज्ञान की सभी शाखाओं को कवर किया जाता है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया। लेकिन जो होता है ना विषय विश्वकोश, ठीक है, तो इसके अंदर सीखने के लिए एक विशिष्ट शाखा का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान का विश्वकोश हो गया। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट पर कार्य करता है। फिर अपने बात कर लेते हैं सामान्य विषय
एवं विशिष्ट विषय कोश जो है इसके अंदर क्या अंतर है, यानी कि सामान्य और जो विशिष्ट विषय कोश जो है उसके अंदर क्या अंतर है। ठीक है, तो अब अपनी बात करते हैं कि सामान्य विश्व कोश ज्ञान के संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर करते हैं, जबकि विश्व कोश ज्ञान एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं, एक विशिष्ट विषय क्षेत्र पर आधारित होते हैं। फिर आ जाता है लक्षित पठन। सामान्य विश्व कोश में एक आदमी या आमतौर पर जनता के लिखे जाते हैं, जबकि विशिष्ट विश्व कोश जो होता है ना वो विद्वानों विशेषज्ञों द्वारा, वो जो पेशेवर जो होते हैं ना उनके द्वारा लिखे जाते हैं, यानी कि पीएचडी हो गई या पीएचडी से भी बड़ी वाली डिग्री भी जिन्होंने की होती है वही विश्व कोश जो है वो लिख पाते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट पर उसमें कार्य करते हैं। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं विश्व कोश विषयों के अत्यधिक तकनीकी एवं विशिष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसका सामान्य विश्व कोश केवल सही तौर पर उल्लेख करते हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है वार्षांकी एवं निर्देशिका को परिभाषित कीजिए। अपनी पसंद की एक वार्षांकी एवं वार्षिकी एवं एक निर्देशिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसका मूल्यांकन करना है अपने को, इसकी क्या करनी है, डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, जिसके अंदर अपने को वार्षिकी एवं निर्देशिका को परिभाषित करना है और अपनी पसंद की किसी एक वार्षिकी एवं निर्देशिकाओं का क्या करना है, अपने को मूल्यांकन करना है। तो इसके लिए अपने आ जाते हैं अपने थ्योरी पर। थ्योरी पे है कि हिंदी माध्यम के अंदर इसको परिभाषित करते हैं। वार्षिकी यानी कि ईयर बुक, यह एक वार्षिकी प्रकाशन होता है जो पिछले साल की यानी कि जो साल बीत गया है उसकी घटनाओं की वर्तमान जानकारी, आंकड़े, समीक्षा को शामिल किया जाता है। निर्देशिका व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थानों के नाम, पते तथा उसके संबद्धताओं के कार्य की एक व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित सूची जो है वो तैयार की जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं कि एक वार्षिकी का मूल्य, जैसे कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल, इसका प्रकाशन विभाग हो गया, सूचना हो गया और प्रकाशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा होता है। इसका क्षेत्र क्या हो गया, इसके क्षेत्र के अंदर बात कर लेते हैं। वर्ष के दौरान वर्ष भर में भारत की नीतियां, संस्कृति, इकोनॉमिकल, सोशल योजनाएं जितनी भी होती है, ठीक है, उसका व्यापक कवरेज करती है। इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें सिविल सेवा के जो उम्मीदवार होते हैं ना, शोधकर्ता और सार्वजनिक नीति के छात्र के लिए अत्यधिक विश्वसनीय होती है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट के अंदर आ जाता है एक निर्देशिकाओं का मूल्य, जैसे कि द वर्ल्ड ऑफ द लर्निंग, इसके अंदर प्रकाशक यूरोपा पब्लिकेशन यानी कि रूटलेज। ठीक है, और फिर विश्व स्तर पर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पुस्तकालयों, अनुसंधानों संस्थानों, संग्रहालयों और विद्वान समाजों की सूची और उसके कर्मचारियों और, यानी कि इसके अंदर ये है कि किसी भी क्षेत्र का, अब ये जो है ना एक निर्देशिका का मूल्यांकन है जिसके अंदर जैसे द वर्ल्ड ऑफ द लर्निंग आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि यूरोपियन पब्लिकेशन जो है ना उसके क्षेत्र के विश्व स्तर पर विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के, पुस्तकालय के, अनुसंधान संस्थानों के संग्रहालय हो गए और इसके अलावा विद्वान और समाजों की सूची और उसके कर्मचारियों के संपर्क आदि के बारे विवरण जो है वो अपने को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज के साथ में मिलते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें शैक्षणिक नेटवर्क और संस्थान स्थापन और इसके वैश्विक अनुसंधान में सहयोग अपरिहार्य है। यानी कि ये एक बड़े लेवल पर नेटवर्क, जैसे शैक्षणिक एजुकेशन नेटवर्क हो गया, ठीक है, संस्थान नेटवर्क हो गया, या फिर कोई वैश्विक यानी कि इंटरनेशनल अनुसंधान हो गया, कोई भी किसी भी तरीका, इसके अंदर ये इसका सहयोग जो है ना वो अपरिहार्य रहता है। अब अपनी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भौगोलिक संदर्भ ग्रंथों से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें मानचित्र एवं गजेटियर का उपयोग बताइए। इसके बारे में मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ, इसको आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। भौगोलिक संदर्भ क्या है, एक ऐसी भौगोलिक सारणी है जिससे विशेष रूप से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों, क्षेत्रों, स्थलाकृतियों और दूरियों, जनसंख्या प्रोफाइल के बारे में प्रमाणित जानकारी या फिर डिजाइन जो है वो प्रदान किया जाता है। ये वही चीज़ है कि किसी भी प्रकार से भौगोलिक स्रोत हो गए, जैसे मानचित्र और एटलस हो गया, जिसके अंदर मैंने आपको बता तो दिया था कि कंप्लीट जो होते हैं जियोग्राफिकल डिवाइस होते हैं। गजेटियर के अंदर स्थानों के वर्णनात्मक विवरण मिलता है। गाइड बुक होगी यानी कि प्रैक्टिकल के लिए होगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका प्रयोग क्या, अब आपको सभी को पता है कि मानचित्र गतिशील दृश्य उपकरण है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, भौगोलिक विभाग, परिवहन विभाग, जलवायु क्षेत्रों एवं प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करती है। उपयोगकर्ता को स्थानिक संबंधों के समझने और भूगोल को सकुशल पूर्वक नेविगेट करने में मदद करती है। इसके साथ साथ में आपको गजेटियर के स्थान के शब्दकोश के रूप में कार्य करती है और वे किसी विशिष्ट शहर, पहाड़, नदियों या देश के बारे में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांख्यिकी डाटा प्रदान करती है। ठीक, समन्वय, ग्रिड, जनसंख्या डेटा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देने का कार्य, ये सारा का सारा कार्य कौन करती है, ये सारा का सारा कार्य एक जियोग्राफिकल स्रोत हो गया, डिवाइस करते हैं, जिसके अंदर आपको बता दिया मानचित्र हो गया, गजेटियर हो गया और एटलस हो गया। इन तीनों के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इन तीनों को जरूर याद कर लेना। अब अपना छठा क्वेश्चन आ जाता है, ग्रंथ सूची को प्रभाषित कीजिए और इसके ग्रंथ सूची के
महत्व को बताइए। ग्रंथ सूची क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, ग्रंथ सूची के बारे में बता दिया। ग्रंथ सूची में लेखों एवं अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से सूचित करके उसकी सूची बनाई जाती है, जिसमें लेखक विषय, भाषा, अवधि जैसी सामान्य विशेषता के आधार पर संकलन किया जाता है तथा प्रकाश, तिथि एवं लेखक के नाम लिए जो होते हैं सारा का सारा विवरण दिया जाता है। ग्रंथ सूची के अंदर क्या होता है कि कोई भी लेखक जो होता है ना, जो जिस सब्जेक्ट पर कोई भी बुक लिखता है तो उस सभी की जानकारी जो है उसके अंदर जो है दर्ज की जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अंदर विषय ग्रंथ सूची के महत्व को बताया गया है। इसमें महत्व यह है कि शोधकर्ता का समय होता है ना, उसका उसके टाइम की बचत होती है। पाठों को खोजने के बजाय वह शोधकर्ता को तुरंत विशिष्ट साहित्य या एक एक्यूरेट सूचना मिल जाती है। यानी कि ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे आप कभी भी कोई किताब खोलते हो जिसमें आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 है। अब आपको पता है कि मेरी ये 3 यूनिट पढ़ी हुई है, तो अब आप एक एक पेज खोल के तो नहीं देखोगे। यहाँ पर यूनिट दी होती है, यहाँ और एक साइड पेज दिए गए होते हैं ना, ये 2 नंबर पर, ये 12 पर, ये 16 पर। अब आपको यूनिट नंबर 4 पढ़नी है, तो यूनिट नंबर 4 पढ़नी है तो आप सीधे 16 नंबर पेज पर जाओगे। तो इसमें क्या आपका टाइम वेस्ट हो गया और आपको पेज भी नहीं फोड़ना पड़ा। यानी कि पहले आप 1 से 16 तक पेज फोड़ते, 1 2 3 4 5 6 7 8 16, तो ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ी, आप सीधे 16 पर चले जाते हो। ये सेम उसी तरीके से विषय ग्रंथ सूची जो है वो वर्क करती है। ठीक है, फिर 2 नंबर आता है साहित्य वारंट, यानी कि एक किसी विशिष्ट साहित्य की कुल मात्रा को दर्शाना सक्रिय क्षेत्र में अनुसंधान इंतरालों को उजागर करता है। ठीक है, सूचना पुनः प्राप्ति सहायता, यानी कि सूचना को पुनः प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें प्राथमिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, विद्वानों को उस विशेष क्षेत्र के विचारों और इतिहास और विकास के ट्रैक में मदद करता है। संग्रहालय विकास और पुस्तकालय के विशिष्ट विषयों के संबंध में संग्रह कमियों और मूल्यांकन करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आ गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर अपने बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ना आपका, ये वापिस से विषय ग्रंथ सूची पर आ गया है। उसकी विचारधाराओं की व्याख्या कीजिए, उसके अभिलक्षणों, प्रकार एवं संकलन पद्धति का वर्णन कीजिए। ठीक है, हालांकि मैं विषय सूची के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो थ्योरी में आपको बोलकर बता चुका हूँ ना, वो यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको अलग मिलेगी। आप इसको आराम से जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पढ़ने लायक ऐसी सारी चीज़ें उपलब्ध आपको करवा दी गई है जो आपको एक बार में बढ़ते समझ आ गया। अब इसके प्रकार पूछेगा तो वर्तमान विषय ग्रंथ सूची के अंदर क्षेत्र में चल रहे हाल के प्रकाशकों की सूची होती है, यानी कि जितने भी लेखक होते हैं वो पब्लिश करते हैं, उनकी सूची होती है। पूर्वव्यापी विषय ग्रंथ सूची के अंदर जो जिस दिशा में पुरानी जो बुक्स है वो पब्लिश हुई थी, वो ऐतिहासिक सूचना जो होती है उसके अंदर क्रमबद्ध होती है। फिर एक सहचित्रित विषय सूची जो होती है उसके अंदर प्रत्येक सूचीबद्ध वस्तु को संक्षिप्त आलोचनात्मक एवं वर्णनात्मक सारांश शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें संकलन की पद्धति आपको पूछेंगे कि दायरा की परिभाषा हो गई, सटीकता, सीमा, गहराइयाँ, भाषा, काल क्रमणिक सीमाओं का निर्धारण जो होता है वो इसमें होता है। डेटा संग्रह होता है, कैटालॉग होता है, ऑनलाइन डेटाबेस होता है, प्राथमिक पत्रिकाओं के माध्यम से गहन खोजा और सत्यापन विवरण, यानी कि प्रत्येक प्रकार के जो आंकड़े जो होते हैं ना वो इसके अंदर जो होते हैं विषय क्षेत्र के अंदर सम्मिलित कर दिए गए होते हैं। अभी जो समझाने वाले क्वेश्चन है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 8वां क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण पत्रिकाओं को प्रभाषित कीजिए, इसके संदर्भ में उपयोगिता की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके अंदर अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके आंसर पर। तो इसमें आ जाता है कि अनुक्रमणीकरण पत्रिका यानी कि इंडेक्सिंग जनरल। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है आपका एक अवधिक प्रकाशन जो वर्तमान शोध लेखों के ग्रंथ सूची विवरण, जैसे कि कोई भी, यानी कि वर्तमान के अंदर जो शोध करता है ना, कोई भी प्रकाशक हो गया, कोई भी लेखक हो गया, जिसका जो शोध करता है वो ग्रंथ सूची जो होती है उसकी विशिष्ट लेखन हो गया, स्त्रोत पत्रिका होगी, वॉल्यूम पृष्ठ हो गया, इन सभी को व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध करता है। ये आमतौर पर यह एक विशिष्ट विषय क्षेत्र के तहत व्यवस्थित होता है, परंतु सारकरण पत्रिका यह पूर्ण ग्रंथ सूची संदर्भों के साथ शोध लेख का एक संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश, यानी कि एक पूरा का पूरा डिटेल के अंदर पूरा का पूरा सारांश जो है वो प्रदान करती है। वो कौन प्रदान करती है, वो आपको करती है सारकरण पत्रिकाएं। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं, इसमें उपयोगकर्ता का पूरा पाठ को पढ़े बिना दस्तावेज की प्रासंगिकता निर्धारण कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, इंडियन ऑफ साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसके संदर्भ सूची की उपयोगिता क्या है, इसमें जो नए रुझान जो होते हैं ना उसके प्रति जागरूकता होती है। वे शोधकर्ताओं को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अध्ययन को अपडेट करते रहते हैं, यानी कि विश्व स्तर पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अध्ययन करने लायक चीजें उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। सूचना विस्फोट का समाधान बड़े पैमाने पर आसानी से खोजे जा सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अचानक पब्लिश हो जाती है तो सूचना विस्फोट का समाधान जो है उसको फिल्टर करके उसको अच्छे तरीके से जो है सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दस्तावेज की चेन में सरल, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चुनने उसके चेन के अंदर सरल और स्टिक इंगित कर सकते हैं। इसमें कौन सा शोध पत्र प्राप्त करने योग्य है, यह लागत और समय की बचत है आदि, ये सारी की सारी जानकारी जो है इस अनुक्रमणिका पत्रिका सूची के अंदर जो है वो होती है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें आ गया संदर्भ स्रोत से क्या समझते हैं। संदर्भ स्रोत के प्रकार बताइए। प्रत्येक संदर्भ स्रोत किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो संदर्भ स्रोत के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, इसमें शब्दकोश हो गया, विश्वकोश के बारे में बता दिया, वार्षांकी और पंचांग के बारे में बता दिया, निर्देशिकाओं के बारे में बता दिया, भौगोलिक स्रोत के बारे में बता दिया। ये सारे के सारे जो होते हैं ना, वो सारे के सारे संदर्भ स्रोत होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप पृष्ठ 1 को देखें और यह सटीक तथ्यात्मक मदों को निकालने के लिए बनाए गए अनुकूल उपकरण हैं। ठीक है, इसके लिए आप पेज नंबर 1 को देख सकते हैं। हालांकि जो चीज़ मैंने समझा दी ना, वही चीज़ आपके सामने आई है। ठीक है, एक बार आप इसकी थ्योरी भी देख सकते हैं। हालांकि ये एक एक चीज़ मैं आपको ऊपर समझा कर आया हूँ। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विश्वकोश को परिभाषित कीजिए तथा उसके विभिन्न प्रकार बताइए। इसको भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसके प्रकार आपको मैंने बताया था ना, एक तो सामान्य विश्वकोश हो गया, एक हो गया विशिष्ट विश्वकोश, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वकोश और एक बच्चों और किशोरों के लिए विश्वकोश हो गया। इसकी उपयोगिता जो होती है वो आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं। मैं वैसे बता देता हूँ। इसके लिए आपको प्रारंभिक साहित्य खोज नया शोध विषय छात्रों के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में कार्य करता है तथा यह डेस्क सहायता पुस्तकालय कर्मचारियों को 80% तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के प्रश्नों के जल्दी से हल कर देता है तथा इसके बहुपरिचय यानी कि विश्वकोश की विशेषज्ञों के द्वारा एक लेख निश्चित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा क्रॉस रेफरेंस प्रदान करता है, उपयोगकर्ताओं के संबंध में पुस्तकालयों के विषयों को इंगित करता है तथा व्यापक सीखने में बढ़ावा जो होता है, जो हेल्पफुल जो होता है, वो होता है आपका विश्वकोश। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता दी है। अब अपने अपने आ जाते हैं 11वां क्वेश्चन। शब्दकोश को परिभाषित कीजिए। शब्दकोश के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और इसके बारे में बताइए। जो चीजें देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसकी थ्योरी जो है, जो चीज मैंने आपको मुंह से बोलकर बताई थी ना, उसकी थ्योरी बताई गई है और नीचे उसका मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, और इसको बताया गया है कि किस किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। कि अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब भी क्या होता है। किसी चीज का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, उसी चीज के मुहावरे ऐतिहासिक उपयोग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी शब्द को बोलना, उच्चारण करना, उसकी व्युक्ति यानी कि वो कहाँ से आया, वाक्य संरचनात्मक यानी कि उस वाक्य का संरचना किस प्रकार से हुई, सारी जानकारी जो होती है ये हिंदी समाधान के अंदर आपको बता दी गई है। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं इसके बारे में। आप बस थ्योरी पढ़ लेना है। ये थ्योरी मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ। इस थ्योरी को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें सर ने ऊपर बता दी है, बार बार बता दी है, रिपीट कर करके बता दी है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जो चीज पहली बार आएगी ना, वो मैं अपने आप समझा दूंगा। अब इसमें आगे जीवन कोश से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए किसी एक जीवन कोश का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें जीवन कोश का क्या अभिप्राय है, इस पर अपने कर लेते हैं चर्चा। अब इसमें आ जाता है कि जीवन कोश एक संदर्भ स्रोत है जिसमें प्रमुख व्यक्तियों को संक्षिप्त क्यूरेटिक जीवन रेखा चित्र, यानी कि ये एक प्रमुख व्यक्तियों का संक्षिप्त क्यूरेटिक जीवन रेखा चित्र है। यानी कि इसके अंदर जन्म और मृत्यु की तारीखें, शिक्षा है, उसका जो करियर जो था ना, उसकी मील के पत्थर हो गए, पारिवारिक विवरण हो गया, और उसके अलावा उत्कृष्ट उपलब्धियां जो होती है ना, वो जितने भी महान लोग हैं, जैसे विवेकानंद हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, इन सभी की बुक जो होती है वो जीवन कोश के अंदर है। इसकी विशेषता ये है कि उसके उपनाम और वर्णानुक्रम होते हैं, उसकी तथ्यात्मक कहानी की बजाय प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ तथ्य शामिल होते हैं। यानी कि सुनी सुनाई कहानी के बजाय जो चीज ऑथेंटिक और प्रमाणिक है ना, वही चीज इसके अंदर शामिल होती है, जिसमें क्षेत्र हो गया, उसके पैसे हो गए, समय अवधि होगी, जीवन मृत स्थिति, ये सारी की सारी जो ओरिजिनल आपको चीजें जानकारी जो है वो इसके अंदर जीवन कोश के अंदर मिलती है। एक जीवन कोश का मूल्यांकन हुज हु इन इंडिया, ठीक है, प्रमाणिकता है इसके प्रमाणिकता प्रतिष्ठित मानक व्यवसाय प्रेस ब्यूरो द्वारा प्रकाशित है। इस क्षेत्र में राजनीतिक, कला, व्यवसाय, विज्ञान और प्रशासन, भारत के भीतर जीवनी प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है। व्यवस्था के लिए आपको मैंने बताया था ना कि इसमें प्रमुख हस्तियां जो है इसके अंदर शामिल किया गया। व्यवस्था के लिए अपने को प्रतिष्ठा, व्यक्ति के अंतिम नाम और कालक्रम, सारी की सारी चीजें आपको व्यवस्थित मिलती है। इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी त्वरित पृष्ठभूमि की जांच होती है, क्रेडेंशियल और स्थापन होता है, और मीडिया रिपोर्टिंग के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। यानी कि कोई भी मीडिया वाला, अगर मान लीजिए कि आज गांधी जी का जन्मदिन है, उसके उनके ऊपर कोई भी मीडिया एक बढ़िया तरीके से एक आर्टिकल बताना चाहता है या किसी चीज़ को सामने दिखाना चाहता है कि गांधी जी ने देश के लिए क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए, तो इसके लिए आपको जीवन कोश के अंदर जाना होगा। उनका जीवन कोश जब उठाकर देखोगे ग्रंथ, तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रिक्ट जानकारी जो है वहाँ पर उपलब्ध होती है। ठीक है, फिर आ जाता है राष्ट्रीय गण सूची को परिभाषित कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय गण सूची INB का विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर आने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, यह क्वेश्चन आ जाता है किसी विशिष्ट देश के भीतर प्रकाशित या उत्पादित सभी दस्तावेज को एक व्यापक और व्यवस्थित, ठीक है, जिसमें आमतौर पर कानूनी जमा कानून, ठीक है, का समर्थन प्राप्त होता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय गण सूची INB की पहली बार 1857 में केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय यानी कि CRL कोलकाता द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थित है। आज भी वो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थित है। कवरेज यानी कि डिलीवरी ऑफ द बुक्स एंड
न्यूज़पेपर यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो एक्ट उस एक्ट के दौरान 1954 के माध्यम से प्रकाशन प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी कि इसके माध्यम से इसको प्रकाशन प्राप्त हुआ था। यह अंग्रेजों के साथ 14 प्रमुख भारतीय भाषाओं को पुस्तकों का रिकॉर्ड रखती है। इसमें 2 भागों में विभक्त किया गया। प्रकाशन का सरकारी प्रशासन इसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि डीडीसी प्रणाली और वर्णानुक्रम या अनुक्रमणिका के माध्यम से वर्गीकृत किया गया। इसकी उपयोगिता और इसकी समीक्षा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी उपयोगिता ये है कि ये सकारात्मक पहलू तो सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि भारत में ऐतिहासिक आउटपुट के अंतिम ऐतिहासिक बही खाता जो है ना, यानी कि इंडिया के लिए जो लास्ट वाला जो ऐतिहासिक बही खाता जो था ना, पुस्तक चयन और कैटलॉगिंग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें चुनौतियां ये है कि समय अंतराल यानी कि टाइम लैग की समस्या जो है, जहाँ प्रशासन के देरी के कारण पुस्तकें जो है वो वास्तव में प्रकाशन को काफ़ी समय बाद सूचीबद्ध की जाती है। हालांकि डिजिटल से इसकी शीघ्रता में सुधार हो रहा है। यानी डिजिटल के अंदर तो एंड टू एंड चढ़ा दी जाती है, लेकिन इसको लिख कर उसको प्रकाशित करना और उसके साथ में ऐड करना ये थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ग्रंथ सूची की परिभाषा कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए और इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इस बार आपको ग्रंथ सूची से संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो इसके ऊपर अपने चलते हैं ग्रंथ सूची के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, जो पेज नंबर 6 ना, उस आपको पेज नंबर 6 पर इसकी परिभाषा को देखना है। ठीक है, इस पीडीएफ की पेज नंबर 6, तो आपको क्लास बैक करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पर पीडीएफ जो होगी उससे पहले आपको पेज नंबर 6 देखना है। इस पर इसकी परिभाषा दी गई है। हालांकि इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में एक सप्रभु राष्ट्रीय की पूर्व प्रकाशन आउटपुट की सूची जो होती है वो सूचीबद्ध होती है, जैसे आईएनबी या बीएनबी। ठीक है, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची, सार्वभौमिक के अंदर इतिहास की कहीं भी प्रकाशित सभी पुस्तकों को कवर करने वाली व्यापक रजिस्ट्री होती है। यानी कि इतिहास के अंदर जो भी पुस्तकें कहीं भी पब्लिश होती है ना, उसकी सारी जानकारी होती है। अवधारणा आंशिक रूप से आपसी रूप से वर्ल्ड चैट द्वारा महसूस की जा सकती है। फिर आ जाता है आपका तीसरा प्रकार है व्यापारिक ग्रंथ सूची। इसके अंदर आपको ट्रेडी बिब्लियोग्राफी के अंदर बिक्री की निगरानी रखी जाती है। व्यावसायिक प्रकाशकों के पुस्तकों के विक्रेताओं का संचालन किया जाता है, जैसे इंडियन बुक ऑफ इन प्रिंट। ठीक है, फिर आपका 4 नंबर पर आ जाता है विषय ग्रंथ सूची। विषय ग्रंथ सूची के अंदर क्या होता है कि ये खुद एक अलग विषय और साहित्य की तक सीमित रहती है, यानी कि ये खुद एक अलग ही सब्जेक्ट तक सीमित रहती है। ये सारी की सारी आपने ग्रंथ सूचियों के प्रकार देख लिए, जिसके अंदर आपके 4 प्रकार। इससे छोटे वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये प्रकार लिख देना। सबसे पहले आप लिख देना राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, 2 नंबर पर सार्वभौमिक ग्रंथ सूची, 3 नंबर पर व्यापारिक ग्रंथ सूची, 4 नंबर पर लिख देना विषय ग्रंथ सूची। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं इनके महत्व के बारे में। इससे पहले याद रखना 6 नंबर पेज आपको जरूर पढ़ना है। इनका महत्व यह है कि ग्रंथालयों में महत्व है कि अस्पष्ट संदर्भों को सत्यापन के लिए अंतिम चेकलिस्ट के रूप में कार्य करती है। यानी कि जो अस्पष्ट संदर्भ है ना, उनका सत्यापन करने के लिए चेकलिस्ट, यानी कि उनको एक प्रकार से क्या दे देती है, संतृप्तता दे देती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जो बुक है वो क्लियर है, आप इसको प्रकाशित कर दीजिए। यानी कि एक प्रकार की चेकलिस्ट मिल जाती है। उसके महत्व पृष्ठों की खरीद को अधिग्रहण विभाग द्वारा मार्गदर्शन करती है तथा यह पहचान संग्रहालय पुस्तकालय के संदर्भ करती है कि पुस्तकालय के किस शास्त्रीय साहित्य की कमी है। यह पता लगाकर यह किस पुस्तकालय के पास दुर्लभ पुस्तक है, या सरकारी नेटवर्क के माध्यम से संसाधन साझाकरण को सरल बनाती है। यानी कि ये जो होती है ना, ये पहचान संग्रह मूल्यांकन का समर्थन करती है। यानी कि पुस्तकालय में किसी शास्त्रीय साहित्य की कमी है, यानी कि कोई भी पुस्तकालय में शास्त्रीय साहित्य की कमी है ना, तो यह लगातार किसी पुस्तकालय के पास में दुर्लभ पुस्तक है तो उसके नेटवर्क के माध्यम से ये इसको साझाकरण करते हैं। यानी कि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम की 1 साल की लीज पर ये आप रख लीजिए, आप इसको फिर अगले आप 1 साल की लीज पर रख लीजिए, इस तरीके से। फिर बात करते हैं हस्त पुस्तिका को परिभाषित कीजिए, इसकी उपयोगिता और प्रकारों को बताइए। ठीक है, हस्त पुस्तिका क्या है तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसकी परिभाषा के हस्त पुस्तिका के संदर्भ में वे पुस्तिका विषय क्षेत्र विशिष्ट उपयोग तथ्यात्मक या तकनीकी डाटा निर्देश दिशा निर्देश चार्ट गतिविधियां तालिका प्रदान करती है। इसे पॉकेट बुक भी कहा जाता है। यानी कि हस्त पुस्तिका बिल्कुल एक छोटी सी पुस्तिका होती है। इसकी उपयोगिता क्या, तत्काल समाधान, बिना गणना के समीकरण माप के लिए ऑन फील्ड चिकित्सकों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें परिचालन संचालन यानी कि जटिल उपयोगिताओं के संचालन करना, प्रक्रियाओं को लिखना, सीधे तरीके से व्यवहारिक दिशा निर्देश रेखांकित करना, व्यापारिक सिद्धांत को तत्कालीन परिचालन सारांश संग्रहित करना, ये सारा काम जो होता है वो हस्तलिखित पुस्तिकाओं द्वारा होता है। हस्तलिखित पुस्तिकाओं के प्रकार देख लीजिए, तकनीकी और इंजीनियरिंग पुस्तिकाएं, सांख्यिकी पुस्तिकाएं, और 3 नंबर पर होती है विशिष्ट पुस्तिकाएं। ठीक है, जो कि प्रबंधन शिक्षा हो गई। ठीक है, समाजशास्त्र और सिद्धांतों के संग्रह जैसे ग्रंथालय प्रकाशन की हस्त पुस्तिकाएं आदि पर कार्य करती है। अब अपनी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक सूचना स्रोतों की श्रेणियों का वर्णन कीजिए, इसका मूल्यांकन और मापदंडों पर चर्चा कीजिए। ये कितनी बार रिपीट हो चुका है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर
इसमें आपको 5 श्रेणियां जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। 3 श्रेणियों में स्थानीय ग्राफिकल मानचित्र हो गया, मौखिक वर्णनात्मक गजेटियर भौगोलिक शब्दकोश हो गया, सूचना का यानी कि गाइड बुक वगैरह तो होगी। एटलस के मूल्यांकन के मापदंड आपको बता देते हैं। करने के लिए कड़े गुणात्मक चेक आवश्यकता होती है, इसमें गलत स्थानीय पाठकों को गुमराह कर सकता है। फिर प्रामाणिकता क्या है कि क्या मानचित्र निर्माणकर्ता या प्रकाशन सटीकता के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर जिन्होंने मानचित्र बनाया या उसको लिखा है तो वो क्या वर्ल्ड वर्ल्ड नेशनल जियोग्राफिकल स्तर पर उसको मान्यता मिली हुई या नहीं है, उसकी एजुकेशन इतनी है या नहीं है। सामयिकता या संशोधन, यानी कि भू राजनीति के कारण सीमाएं अक्सर बदलती रहती है, यानी कि कभी कभी बांग्लादेश और भारत हो गया, जैसे नेपाल और भारत हो गया, ये वैसे तो अलग अलग देश है लेकिन फिर भी यहाँ पर वीजा वगैरह जो है वो उसका इतना सिस्टम नहीं है, इनकी सीमाएं भी अपनी ज़्यादा नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो वो सिस्टम है, तो ये सीमाएं जो है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। जैसे अभी चीन ने काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र पर, भारत के क्षेत्र पर जो है वो कब्जा कर लिया, लेकिन मानचित्र में भारत को पूरे तरीके से दिखाया गया कि लद्दाख हमारे कब्जे में है, लेकिन लद्दाख हमारे कब्जे में नहीं है। लद्दाख पर चीन का पूरा पूरा राज जो है अभी वर्तमान टाइम में चल रहा है, लेकिन हमारी बिकी हुई मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखा पा रही है और ना ही दिखाएगी कभी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे सामने है ना, प्रामाणिकता की कमी जो है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इसके हाल ही की तारीख में होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है कि जो सामयिकता और संशोधन है ना वो आज की तारीख में होनी चाहिए। जैसे राजनीतिक कारणों से आज सीमा बदली है तो एड्रेस बुक जो है वो एंड टू एंड अपलोड होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। इसका पैमाना, ये चीज़ जांच कर लेनी चाहिए कि मानचित्र का निरूपण काम कम से कम और स्पष्ट ग्राफिकल पैमाने के द्वारा हो। अनुक्रमणिका एक उच्च गुणवत्ता वाले एटलस के पीछे एक मजबूत अनुक्रमणिका होनी चाहिए। पहले शहर के लिए अक्षांश देशांतर और ग्रिड सूचनाएं सूचीबद्ध हो तथा स्पष्टता और टाइपोग्राफी ऊंचाई गहराई के लिए रंग कोडिंग विशिष्ट होनी चाहिए। ये एक फ़ॉन्ट प्लेसमेंट सीमाओं में बाधा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके लिए होनी चाहिए। अब अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विभिन्न संदर्भों को प्रकार को बताते हुए संदर्भ स्रोतों को सह उदाहरण बताइए। संदर्भ स्रोत कौन कौन से है, सह उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि इस जैसा कि प्रश्न में 1 से 9 में शामिल किया गया है, संदर्भ स्रोत जो है वो 1 से 9 जो प्रश्न थे ना उसको इसमें शामिल किया गया। मैंने आपको पहले बताया था शब्दकोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूचियाँ, गजेटियर, हस्त पुस्तिकाएं एवं ग्रंथ सूची, यानी कि आपको पहले 1 से 9 वाले प्रश्न ना उनको इस प्रश्न के अंदर ऐड ही करना और इन स्रोतों की बाकी की व्याख्या जो है यहाँ पर आपको बताई गई, यानी कि इसके बारे में मैं आपको पहले से बता दिया गया है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं कोष को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार बताइए, इसके मूल्यांकन के बिंदु पर चर्चा कीजिए। कोष के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। इससे पहले आपको प्रश्न नंबर 11 देखना है जो मैं अभी आपको करवा कर आया हूँ, ठीक है। उसको इसके अंदर ऐड करना है, तभी ये 500 शब्दों वाला आपका बड़े वाला क्वेश्चन बनकर तैयार होगा, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। आप इसकी मूल्यांकन बिंदु है वो आप जब पढ़ोगे तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड थ्योरी नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि किसी भी शब्दकोश के लिए उसकी प्रमाणिकता चाहिए, फिर शब्दावली उच्चारण, यानी कि इस उच्चारण का तरीका जो है वो सही होना चाहिए, उसकी वर्तनी सही होनी चाहिए, उसकी लेबल और प्रशासनिक व्यवस्था सही होनी चाहिए। उसकी व्यवस्था के तौर पर आमतौर पर कड़ाई और वर्णानुक्रम, लेकिन शब्दों के लिए विभिन्न रूपों के बीच में क्रॉस रिफरेंस रूटिहीनता होनी चाहिए। फिर आ जाता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में लंबी खोज के दौरान आंखों की थकान से बचने के लिए बोल्ड टेक्स्ट, यानी कि कुछ बोल्ड टेक्स्ट का प्रयोग होना चाहिए। इटैलिकन सुपाठ्य आकार का प्रयोग करके स्पष्ट संरचना विभाजन जो है वो इसके अंदर होना आवश्यक है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विश्वकोश का अर्थ और उपयोगिता बताइए और उसके सामान्य अंतरराष्ट्रीय विश्वकोश का मूल्यांकन कीजिए। विश्वकोश के लिए मैंने आपको बता दिया, प्रश्न नंबर 3 से 10 मैंने आपको करवाए हैं ना, उसको बारे में पढ़ लीजिए। और यहाँ पर विश्वकोश के बारे में जितना भी अच्छे तरीके से आप पर बताया गया कि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश का मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें, इसकी प्रमाणिकता, संरचना, और ये आप थ्योरी पढ़ लीजिए। एक नॉर्मल थ्योरी है, ये आपको अच्छी तरह आसानी से समझ आ जाएगी। बाकी मेन चीज़ क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 जो था ना उसके अंदर मैंने आपको समझा दी है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, निर्देशिकाओं को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्य को बताइए। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग अथवा स्टडी एब्रोड का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग अथवा स्टडी एब्रोड का मूल्यांकन करना है, तो इसके अंदर अपने बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको 4 नंबर क्वेश्चन देखना है, फिर इसको इसके अंदर ऐड करना है, तभी ये 500 शब्दों वाला क्वेश्चन जो है वो बनेगा, ठीक है। ये मैं आपके एप्लीकेशन पर भी इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके अलावा आप जब एप्लीकेशन पर नोट्स वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपके यूट्यूब के ऊपर भी इसकी यूट्यूब क्या टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एक निर्देशित का के उपयोग, तो वृत्त प्रमाणित संपर्क के पहचान विवरण, पते हो गए या फिर ईमेल होगी, फोन नंबर हो गए, नेतृत्व हो गए, ये सभी प्रदान करना। संचालन के क्षेत्र के अनुसार स्थानों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण करना, व्यवस्थित नेटवर्क और वाणिज्य शैक्षणिक सहयोग द्वारा संचालन केंद्र को सुगम बनाना, ये सारी चीजें जो है
एक निर्देशिकाओं के उद्देश्य होता है। यानी कि मेन चीज इसमें यह है कि किसी भी जो कोई भी प्रमाणित संपर्क या पहचान का विवरण जो होता है ना, वो कंप्लीट बायोडाटा जो लेने का काम करती है, ये एक निर्देशिका करती है। फिर आता है द वर्ल्ड ऑफ लेगिंग का मूल्यांकन, यानी कि इसकी प्रमाणिकता जैसे रूटेल टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप हो गया, इसके द्वारा प्रकाशित विश्व स्तर पर अत्यधिक प्रमाणित है। इसका क्षेत्र क्या है? उसका क्षेत्र है शिक्षा क्षेत्र हो गया, पुस्तकालय, अभिलेखागार हो गए, संग्रहालय हो गए, फिर विश्वविद्यालयों के अनुक्रमणिक करने वाली व्यापक विशिष्ट निर्देशिकाएं होगी। इसका संगठन क्या है? देश के अनुक्रम व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। प्रत्येक देश के अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के प्रकार जैसे विश्वविद्यालय हो गए, अनुसंधान हो गए, इनके द्वारा विभाजित की जाती है। इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता की स्थानगत प्रमाणीगत और वैश्विक सत्यापन और वैश्विक स्तर पर विभाग के प्रमुख की पहचान और अनुमूल्यन करना, ये सारी चीजें इसकी प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को परिभाषित कीजिए। ब्रिटेन नेशनल बिब्लियोग्राफी के महत्व, क्षेत्र और कार्य का विस्तार कीजिए। नेशनल जियोग्राफी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखना होगा। बाकी ब्रिटेन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि BNB और इसकी स्थान और प्रमाणिकता के बारे में बता देता हूँ। 1950 में इसको स्थापित किया गया था, ब्रिटेन लाइब्रेरी द्वारा प्रबंधित है। यह एक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड गणराज्य के समूह को प्रकाशित और आउटपुट को ट्रैक करता है। इसका महत्व यह है कि यह दुनिया भर में राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण और संचालीकरण, टेक्नोलॉजिकल वर्कफ्लो की कानूनी जमा निष्पाद एवं उसके स्वर्ण मानक मॉडल के रूप में कार्य करता है। यह एक मानक MARC रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह विश्व स्तर पर पुस्तकालय के प्रसंस्करण का कार्य करता है। क्षेत्र के विस्तार एवं उसके पुस्तक एवं धारावाहिक शीर्षक एवं कानूनी जमा प्रकाशन शामिल है। इसके अंदर आप पत्रक जैसे अस्थायी सामग्री को बाहर करता है। यह एक अप्रविष्ट व्यवस्थित और कैटालॉग है जिसमें डेसिमल यानी कि DDC का प्रयोग होता है। यह गहन विषय यानी कि खोज और कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट हेडिंग से जुड़ा हुआ है। यानी कि इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ना, वो DD, इसका कार्य क्षेत्र विस्तार ये है कि इसमें जो नई जितनी भी नई पुस्तकें आती है ना, उनको पूरा का पूरा है ना लीगल यानी कि कानूनी हक जो देने का काम जो करता है वो यही करता है, तथा यह उसके कैटालॉगिंग करने का यानी कि उसको DDC के अंदर उसको एक व्यवस्थित स्थान देने का कार्य भी यही करता है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी करता है। इसको शॉर्ट में BNB बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसके बाद केवल 2 क्वेश्चन बचे, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। विषय गणना सूची को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताइए, ठीक है। विषय गणना सूची के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखना पड़ेगा। और इसकी विभिन्न श्रेणियां की पूर्वव्यापी विषय गणना सूची यानी कि बुनियादी विषयगत वंश को ट्रैक करने के लिए एक समय के विशेष ऐतिहासिक रिकॉर्ड को कवर करती है। यानी कि पहले के रिकॉर्ड को ट्रैक करके पूरी की पूरी आगे की बुनियादी स्तर की जानकारी जो है वो दर्शाई जाती है। वर्तमान के अंदर चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में चल रहे शोध आउट और कैप्चर करने के लिए लगातार मानसिक प्रकाशित करते हैं। फिर आ जाता है एक विषय पर लेखन ग्रंथ सूची यानी कि एक अद्वितीय क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विद्वान द्वारा योगदान पर गहराई से ध्यान केंद्रित करती है। फिर आ जाती है चयनात्मक ग्रंथ सूची यानी कि घटिया प्रकाशक जो होते हैं ना, उसके फिल्टर करके उसके केवल प्रमुख पाठकों की सिफारिश करती है, ठीक है। यानी कि उसको जो गलत जो होते हैं उनको हटा दी जाती है। इसका महत्व क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सूचना अधिकार को, ये जो सूचना का अधिकार जो होता है ना, उसको हल करने के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करती है। यानी कि अच्छी चीजों को छांटकर जो समाज के लिए सभ्य और समाज को प्रतिष्ठित और अच्छा समाज बनाने के लिए जो पुस्तकें आती है उनके लिए ये कार्य करते हैं। पुस्तकें आवंटन बजटन का मार्गदर्शन करती है। ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए डोमेन विशिष्ट मेटा डेटा को सुरक्षित करती है, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सार्वजनिक ग्रंथ सूची को परिभाषित कीजिए, इसके संकलन की कठिनाइयों का वर्णन और इसके संकलन के प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो इसमें 23वें क्वेश्चन के अंदर अपने बात कर लेते हैं। सार्वजनिक ग्रंथ सूची को परिभाषित कीजिए, संकलन में कठिनाइयां और इसके वर्णन करते हुए संकलन के प्रयासों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके अपने बात कर लेते हैं हिंदी में, ठीक है। इसकी परिभाषा ये है कि सार्वभौमिक ग्रंथ सूची अत्यधिक सर्व समावेशी कैटलॉगिंग है जिसका उद्देश्य प्राचीन काल से वर्तमान दिन तक सभी भाषाओं, राष्ट्रीय विषयों और समय की अवधियों में प्रकाशित प्रत्येक दस्तावेज को रिकॉर्ड को संकलन करना। संकलन की कठिनाइयां क्या है? भाषा विरोध केंद्र मान के चलिए यानी कि गैर रोमन लिपियां यानी कि विविध भाषाई सचित्र सेटों के प्रबंधन और कैटालॉगों को अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है, ठीक है। फिर आ जाता है सूचना विस्फोट यानी कि दैनिक रूप से लाखों रिकॉर्ड उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें मैनुअल और संकलन ढांचे में पीछे छोड़ दिया जाता है। फिर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण का अभाव यानी कि विभिन्न देशों के अंदर अलग अलग देशों के अंदर ना कैटालॉगिंग के नियम ही अलग अलग है। इसके लिए ऐतिहासिक केंद्रीय एकीकरण को अवरुद्ध करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। वित्तीय और तार्किक बाधाएं
बिना किसी प्रत्यक्ष तत्काल वाणिज्य रिकॉर्ड के उच्च बुनियादी ढांचा लागत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, फिर आ जाती है संकलन के प्रयास। सबसे पहले कॉनराड गैसनर ने किया था 1545 में। इन्होंने बिब्लियोग्राफिकल यूनिवर्सल का संकलन किया था। इसमें ग्रीक और हिब्रू ग्रंथों को रिकॉर्ड किया था। उसके बाद में इन्होंने घर सूची के जनक की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, फिर आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, ठीक है, IBB, जिसका प्रकाशन हुआ था 1895 में। इसमें ब्रूसेल्स में पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन द्वारा गठित किया गया था। इसमें यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी का वर्गीकरण जो है वो किया गया था। इसमें बड़े कार्ड रजिस्टर का प्रयास किया गया था। आधुनिक OCRC और वर्ल्ड कैट के यूनेस्को के यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल यानी कि UBC की पहल जैसे कि सरकारी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का माध्यम को प्रभावी ढंग से महसूस किया गया था। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है अनुक्रमणीकरण और सारांश पत्रिकाओं का पर लेख लिखिए। ठीक है, इस पर अनुक्रमणीकरण और सारांश पत्रिकाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके भूमिका और कार्य पढ़ लेना, इसका विकास पढ़ लेना और इसका संदर्भ पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन पर आपकी सारी की सारी क्लासें जो है वो अपडेट हो चुकी है। आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लासें पूरी दिखाई दे रही है या नहीं। अगर किसी को 11 मिनट की क्लास दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा नहीं दे रही है, या फिर 23 मिनट से ज़्यादा आपको क्लास दिखाई नहीं दे रही है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए या यहाँ पर कमेंट कीजिए कि एप्लीकेशन पर क्लास दिखाई नहीं दे रही है। उसको सोल्यूशन किया जाएगा। मैंने क्लासें तो साथ साथ में अपलोड कर दी थी, लेकिन कुछ क्लासें जैसे DLI का बेंच नहीं हो पाया था रिकॉर्ड, वो अलग बात है, लेकिन 16 तारीख के बाद में बेंच जो है वो आपका कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया था। हालांकि 02 तक क्लासें आई हुई थी, उसके बाद अभी 06 की क्लास आ चुकी है। बाकी नोट्स जो है मैं टाइम टू टाइम भेजता रहता हूँ, वो जरूर याद कीजिए। और एक रात पहले जो मैं आपको गेस्ट पेपर भेजूँ उसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें से 95% एग्जाम सेम टू सेम क्वेश्चन छपते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए जिस किसी की भी बैक लगी है, ये वाला कोर्स लेना मत भूलिए। बाद में इसी कोर्स की कीमत 831 प्लस होगी, आपसे टोटल 900 रुपये लिए जाएंगे। अभी ये हाफ आधे में मिल रहा है, और इसके साथ में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है बता देता हूँ। सारी लाइव क्लास की PDF मिलेगी जो कि आपको पहले नहीं मिलती थी। उसके अलावा असाइनमेंट आपको फ्री मिलेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स सारे के सारे फ्री मिलेंगे, जैसे कि अभी आपको नोट्स बनाए ना, इसी तरीके से प्रैक्टिकल के भी आपको नोट्स बनाए जाएंगे। फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और हमारी बुक्स रेडी हो गई आपके एग्जाम से पहले, तो आपको बुक्स भी हो सकता है कि इसी कोर्स के अंदर आपके घर तक पहुंचा दी जाए, अगर रेडी हो गई तो। ठीक है, तो केवल और केवल 520 रुपये इसके टोटल कटेंगे। जब आप पेमेंट काटोगे तो इसके 520 रुपये जो है वो एप्लीकेशन के द्वारा आपसे काटे जाएंगे। तो वो 520 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, प्लस आपको बता दूं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कोर्स दोनों के दोनों कोर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का कंप्लीट बेंच आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, हालांकि अभी इसकी कीमत ये तो DLIS आ गया, ये BLIS आ गया, 499 रुपये रखी हुई है, यानी कि 500 रुपये है। पर इसमें आपसे 20 रुपये अधिक लिए जाएंगे GST वगैरह मिलाकर, तो 520 रुपये आपकी टोटल फीस है काटी जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट BLI 03 के लिए DDC और कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वो आपको करवाया जाएगी, और BLI 04 के लिए CCC और AACR करवाई जाएगी। सारे के सारे नोट्स होगा, PDF होंगे, क्वेश्चन होंगे लाइव। एक बढ़िया बात है कि अभी जो आप मेंबरशिप में देखते हो ना, तो वो पूरी की पूरी स्मार्ट बोर्ड पर क्लासें नहीं होती। इस बार स्मार्ट बोर्ड पर क्लासें होगी, सारी PDF होगी। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको थ्योरी बेंच का पूरा कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा। जो अभी आपके थ्योरी बेंच चल रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल बेंच में मिलेगा, यानी कि 6 महीने। तो ये आप अगर आप लेते हो तो ये तो 59 रुपीज़ में बहुत कम कर रखा है, लेकिन 499 वाले में ये वाला आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो जितने भी PYQ ओल्ड ईयर की क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। पूरे राजस्थान में केवल और केवल लाइब्रेरियन क्लासेज ही एक ऐसी संस्था है जो आपके लिए ऑफर लेकर आई है, और बहुत जल्दी अपनी लाइव क्लास जो है वो शुरू होने वाली है। और मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जिस किसी बच्चे ने अभी तक लाइब्रेरियन का कोर्स नहीं लिया है तो वो कोर्स भी ले लीजिए। हालांकि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए अगर आप कोर्स लेते हो तो 714 रुपये का है। टोटल आपको 749 रुपये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 749 रुपये आपके लगेंगे। यदि आप ये कोर्स नहीं लेते हो तो ये बाद में कुछ 1 अगस्त के बाद में ये आपको 800 से 900 रुपये का पड़ेगा। इसी कोर्स के अंदर आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी जो है वो कंप्लीट करवा दी जाती है। इसी तरीके से लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड का बेंच भी आपका लॉन्च हो चुका है। इस बेंच की पूरी की एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, मतलब सारी की सारी क्लासें पहले लाइव होगी, फिर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लासें जो है वो सारी की सारी न्यू होगी, यानी कि अगर आप बाद में भी ज्वाइन करते हो तो आपको तो रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, और आप 1 साल तक देख सकते हैं। एक क्लास को 100-200 बार, जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हैं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बेंच है ना, पूरा का पूरा न्यू आपको मिलने वाला है, यानी कि सारा का सारा डाटा आपको नया ही मिलेगा। ठीक है, तो इन बेंचों को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच बच्चों।